Hello guys, very good evening and yes, very warm welcome. Welcome back to Edu8 guys and welcome to the show of physics. This is Aman Kumar and today we are going to discuss a huge topic that is work, power, energy. आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे and the chapter is very interesting guys. Interesting सा चैप्टर है, easy सा चैप्टर है. ये चैप्टर आपने क्लास 11 में पढ़ा है, ये चैप्टर आपने क्लास 9 में पढ़ा है थोड़ा बहुत. सो चैप्टर इज गुड, अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल है. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वगैरह का डिस्कशन होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं. ओके, सो हाउ टू अटेंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू डील. सो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे दैट वर्क, एनर्जी एंड पावर. द मोस्ट नहीं बोल सकते बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, क्योंकि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू अवर डे टू डे लाइफ. हम लोग अपने लाइफ में डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं. ओके, and that is closely related to work, but our day to day life is very different from work according to physics. Okay, हमारा जो डे टू डे लाइफ है दैट इज वेरी डिफरेंट. राइट नाउ सपोज इफ आई से राइट नाउ, if I want to say that right now you are studying, okay, right now I am teaching, so this is not work according to physics. Right now you are studying, okay. एक हम लोग छोटा सा पहले वर्क को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड वर्क. पहले वर्क को थोड़ा सा समझ लेते हैं. ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वर्क. ओके, सो लेट्स स्टार्ट the today's session with some beautiful quote. The best preparation for good work tomorrow is to do good work today. And the very beautiful quote. अगर आप कल कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको आज कुछ अच्छा करना होगा. If you want to crack NEET or any competitive exam in future, तो आपको आज उसकी तैयारी करनी होगी, आज से स्टार्ट करना होगा, आज अच्छे से पढ़ना होगा. ऐसा नहीं कि कल करना है तो कल हो जाएगा. ओके, सो किसी काम को करने के लिए उसकी तैयारी हमेशा आज से होती है. आज आपको अच्छा करना होगा. सो विद दिस ब्यूटीफुल कोट, वर्क से रिलेटेड कोट है और इसी कोट के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं गाइस. वर्क डन. व्हाट इज वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? सो देखते हैं गाइस वर्क. एज यू कैन सी इन दिस बैकग्राउंड, अ बॉय इज ट्राइंग टू पुल दिस ब्लॉक of mass m. कि कोई ब्लॉक है, ह्यूज ब्लॉक है जिसका मास m है. he is trying to pull this block. that means this boy is trying to apply some force. ये इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा which is pulling in nature, and the block is moving in this direction. ब्लॉक इधर मूव कर, the motion of block, or we can say the displacement is in this direction. तो सपोज ये ब्लॉक को यहां से खींचकर यहां तक लेके आया. क्या किया? ये ब्लॉक को यहां से खींचकर यहां तक लेके आया. सो दिस डिस्टेंस इज माय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया. सो गाइस वी कैन डिफाइन वर्क डन एज, जब भी वर्क डन होगा देयर शुड बी सम फोर्स. ओके, एंड देयर शुड बी वर्क, देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट. ओके, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगा, वो बॉडी डिस्प्लेस हो, देन इट इज ओनली वी कैन से दैट वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं गाइस. व्हाट इज वर्क? पहले वर्क को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं. ओके, सो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स. ओके, when the body is actually displaced through, body should actually displace through some distance in the direction of the applied force. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. वी कैन से दैट point of application of applied force should move in the direction of force. Okay, thus work done on a body only if the following conditions. Okay, work is done on a body only in the following conditions are satisfied. देखो वर्क डन हमने तो समझ गया, बट वर्क डन को समझने के लिए देयर आर 2-3 कंडीशंस. ओके, दो स्पेशली दो क्राइटेरियाज है वर्क डन को डिफाइन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. सो टू नेसेसरी कंडीशंस आर देयर. वर्क डन होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए. ओके, द वेरी फर्स्ट इज अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी. किसी भी बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए. ओके, अगर फोर्स नहीं लग रहा, एनी काइंड ऑफ फोर्स, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, व्हाटएवर, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ फोर्स, कोई भी एक फोर्स लगना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, चलो हम लोग फोर्स लगा भी देते हैं. Okay, suppose I am trying to push this wall very hard. Try to understand. Okay, I am trying to push this wall very hard. I am trying to push this wall very hard, and I am applying huge force. I am sweating. Okay, I am applying huge force. So क्या हुआ? Wall is not moving. That means I am not doing work according to physics. And the second most important criteria is the point of application of the force should move in the direction of the force. मतलब point of application move करना चाहिए force के साथ साथ. मतलब इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बॉडी मूव करना चाहिए. तो दो सिंपल क्राइटेरिया से बॉडी पे फोर्स लगना चाहिए
और बॉडी मूव करना चाहिए। इज इट ओके गाइस? नाउ यूनिट ऑफ वर्क डन एज सिंपल, ओके हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, दैट इज क्या है यूनिट वर्क डन, ये सब डिस्कस करेंगे, नॉट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट इट। एंड चलो सो लेट्स डिस्कस वर्क डन। वर्क डन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे मैंने अभी क्या बताया, अभी जस्ट मैंने बताया कि वर्क डन के लिए टू नेसेसरी क्राइटेरियाज, ओके द वेरी टू नेसेसरी क्राइटेरियाज फॉर वर्क डन, दैट अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी and body should move through a distance. So guys, try to imagine, okay, don't just imagine, try to think that right now you are studying, you are doing very hard work, okay, you are making notes, you are solving questions, you are making DPPs, whatever, okay, you are trying to read, you are trying to understand. Right now you are doing so much things. Right now I am teaching, okay, I am doing very hard work, I am teaching, I am doing these things, I am explaining, I am writing, I am whatever, okay, from past 2-3 hours. So if we do this kind of things from 2-3 hours, we both get tired, थक जाएंगे हम लोग 2-3 घंटा, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाऊंगा इन केस, okay, but what happens if I say that teaching physics is not work according to physics? Are you getting it? Teaching physics is not work according to physics. Why? Because work done का definition according to physics क्या है? That a force should act. तो चलो force लग गया, मान भी लेते, but I am standing here ना, I am standing here, my initial position and final position is same, my body is not displaced through a distance, मैं यहां गया फिर मैं यहीं आ गया, so displacement is zero in my case. Though I am applying huge force, I am speaking, I am explaining, I am writing, you are applying huge force, you are doing this and that kind of things, but still, okay, but still this is not work according to physics. Right now you are studying physics, but this is not work according to physics, guys, believe me or not, okay. So देखते हैं what is the first basic criteria for work. Suppose there is the body of mass m, अगर इस बॉडी में मैं कोई फोर्स लगाऊं, सपोज कोई फोर्स लगा, सपोज 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, वॉट एवर यू कैन इमेजिन, तो अगर फोर्स लगेगा इस बॉडी में तो क्या होगा, दिस बॉडी विल डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, ऐसे करके ये मूव करेगा, ओके। तो सपोज मैं मान लेता हूं ये जो बॉडी है इतना डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, द डिस्प्लेसमेंट इज एस। सो गाइस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन से दैट वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट दिस इज रॉन्ग गाइस। क्लास 9 में आपने ये पढ़ा था वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्लास 9 में क्या होता था, जिधर फोर्स लगा बॉडी उधर ही जाएगा, बट थिंक, ट्राई टू थिंक दिस सिचुएशन, यहां पे क्रॉस नहीं होता, दैट इज डॉट प्रोडक्ट होगा, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई मैंने रॉन्ग लिख के फिर राइट कर डॉट, बट 9 के लिए वो सही था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहां वो सही नहीं, क्योंकि ट्राई टू थिंक दिस सिचुएशन, यहां पे फोर्स लगा किसी और एंगल पे, किसी और डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, so both the directions are different, but definition क्या बोलता है, the point of application should move in the direction of force, this point of application should move in the direction of force. Try to imagine, okay, this is the direction of force, that is F, okay, and this is the direction of displacement, that is S, and angle between them is, as you can see, 30 degree. So what I can, देखो these are two vectors quantity, vector quantity, okay, and vector quantity को multiply करने के दो तरीके हैं, ये these are स्केलर क्वांटिटीज नहीं है कि आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 4 into 2 में 8 नहीं लिख सकता, these are not स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, these two are vectors quantity, so we have to apply vector multiplication rule। तो यहाँ पे दो ही रूल लगता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखते हैं यहाँ पे, अब देखो फोर्स यहाँ पे किसी एंगल पे लग रहा है फोर्स, so we have to resolve this force, हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स, तो अलोंग एक्स की डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और अलोंग वाई के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। बट लुक क्लोजली गाइस, डेफिनेशन पे फिर से आता है, डेफिनेशन क्या बोला है, दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये वाला जो फोर्स है एफ साइन थीटा, ये फोर्स इस बॉडी को मोशन के लिए कोई काम कर रहा है, बॉडी तो ऐसे जाएगा, अगर ये फोर्स रियल में काम कर रहा होता तो ट्रॉली ऐसे ऊपर उड़ रहा होता, ठीक है, दैट मीन्स ये फोर्स का कोई यहां पे मतलब नहीं है, फोर्स इज एक्टिंग, बट इस फोर्स से मेरा वर्क नहीं होगा, मेरा वर्क होगा है इस फोर्स से, मेरा वर्क नहीं होगा, मेरा वर्क होगा इस फोर्स से, और डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसे है, सो आई कैन राइट W इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू S, ऐसे लिख सकता हूं, और आई कैन राइट दैट F S cos थीटा। ये तो सिंपल था, अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन में मूव किया तो नो एंगल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है गाइस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, क्लास 9 का एग्जाम नहीं है,
तो फोर्स एंगल पे भी लग सकता है, किसी किसी एंगल पे भी फोर्स लगेगा, नथिंग टू वरी। ओके, सो होप दिस इज क्लियर। तो ये cos थीटा ऐसे भी इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली cos थीटा आ जाएगा। क्लियर? नाउ थिंक अबाउट इट्स यूनिट, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। द फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। सो न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। टू ऑनर, ओके, टू ऑनर मिस्टर जेम्स स्कॉट जूल, ओके, टू ऑनर मिस्टर जेम्स स्कॉट जूल, वर्क डन का यूनिट और एनर्जी वगैरह ये सब का यूनिट जूल रखा गया। क्लियर गाइस? इसका यूनिट होगा जूल। इन एसआई एंड इन सीजीएस वी कैन से दैट इसका यूनिट होता है अर्ग। एसआई में इसका यूनिट जूल, सीजीएस में इसका यूनिट होता है अर्ग। वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट यू शुड रिमेंबर, ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस, that 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये आपको याद रखना होगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा इन द फॉर्म ऑफ जूल, सॉरी अर्ग, तो कभी जूल में देके आपको अर्ग में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कभी क्वेश्चन देगा सारे वैल्यूज एसआई में देगा, सिर्फ हो सकता है वर्क डन या एनर्जी आपको अर्ग में दे दिया, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू जूल एंड यू शुड नो दिस रिलेशन, हाउ टू कन्वर्ट, ये आपको थोड़ा आना चाहिए। इज इट ओके? क्लियर? सो दिस इज द बेसिक यूनिट। चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो हमने देख लिया दैट वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा। अब बात करते हैं गाइस वर्क डन। ना वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो आल्सो। ओके, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो आल्सो। सपोज if the body is moving in the direction of force, imagine this situation, देखो this man is pulling this block, ये ब्लॉक है, किसका मास m है, so actually this body is moving in the direction of force। अगर इस फोर्स को मैं रिजॉल्व भी कर दूं, सपोज दिस इज f, तो ये आ गया f sin थीटा, दिस विल बी f cos थीटा एज इट इज रिटन, तो ये तो मेरे काम का है नहीं, f cos थीटा, तो वी कैन से दैट बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इन दैट केस क्या होगा, वर्क डन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, यहां पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। ओके, वी कैन से दैट वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज W इज इक्वल टू क्या आएगा, f cos थीटा, सॉरी fs cos थीटा, s लिखना भूल गया, fs cos थीटा। सो cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज पॉजिटिव। अगर थीटा का सपोज यहां पे वर्क डन, इफ थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो, द वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉजिटिव, थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है देन थीटा इज पॉजिटिव। तो अगर इस कंडीशन में मान लो फोर्स ऐसे लगे, ऐसे लगे, ऐसे लगे, ऐसे, यहां पे कहीं 0 से 90 के बीच में अगर किसी एंगल में भी फोर्स लगता है, so we can say that body is moving along the direction of force, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट तो भैया इधर आएगा ही आएगा, f cos थीटा तो इधर आएगा, बाकी f sin थीटा गया बाहर में, f cos थीटा तो इधर आएगा, so we can say that work done is said to be positive। तो यहां पे जो वर्क डन होगा गाइस, we can say W equals to positive work done होगा। is it okay? Now what is negative work done? If the body is moving up in the opposite direction of force, अगर बॉडी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, अगर मैं फोर्स इधर लगाऊं तो बॉडी उधर कैसे जा सकता है, और भी बहुत से फोर्सेस है, थिंक अबाउट फ्रिक्शन फोर्स, ओके, ऐसा भी पॉसिबल है। द बॉय सपोज यहां पे ये तो चलो मेरा एक्सटर्नल, दिस इज माय एक्सटर्नल फोर्स, ओके, सो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव, बॉडी इज मूविंग और डिस्प्लेसिंग थ्रू दिस डिस्टेंस, बॉडी इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, बट थिंक अबाउट फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो वर्क, व्हाट शुड बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? देखो गाइस, एक ही बॉडी पे अलग अलग फोर्स के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। ओके, सेम बॉडी पे अगर इफ वी थिंक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन अलग आएगा, इफ वी थिंक अबाउट फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन अलग आएगा, इफ वी थिंक अबाउट एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन अलग आएगा। आई विल क्लियर इट, नथिंग टू वरी। ओके, सो देखो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के हिसाब से सोचे, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन एज यू कैन सी इधर है, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f में डिनोट करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, सो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन देम मींस, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दैट इज 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, दैट इज 180 डिग्री। सो वी कैन से दैट इफ फोर्स and displacement are in opposite direction then W is taken as negative, then work done negative होगा। और negative कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। so हमको क्या पता है, W is equal to f as cos theta and we know that value of theta is negative, okay, less than 180 से theta
90। सो 90 से थीटा तक cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे इफ यू पुट एनी वैल्यू, फोर्स वाले पॉजिटिव है 10-20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है 10 मीटर, बट cos थीटा नेगेटिव आ जाएगा। सो द होल वर्क डन विल बिकम नेगेटिव हियर, सो वी कैन से दैट। सो इस कंडीशन में क्या होता है गाइस, थीटा नेगेटिव होता है, और वी कैन से दैट cos थीटा नेगेटिव होता है, नॉट ओनली थीटा, cos थीटा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट, यहाँ cos थीटा लिख ही देता हूं, cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव होता है, वरना बोलेगा मास्टरवा गलत पढ़ा गया। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं, बोल देंगे गलत पढ़ाया, थीटा नेगेटिव बोल दिया। चलो, सो यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा यहाँ पे लिख देता हूं, cos थीटा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इन दिस सिनेरियो वर्क डन इज नेगेटिव, W क्या है, नेगेटिव। क्लियर। सो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन हो तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, सेम डायरेक्शन हो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब एंगल के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया। वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस, थिंक अबाउट दैट पोर्टर। कुली, कुली मूवी आपने अमिताभ बच्चन की देखी है, ठीक है। तो कुली, ही इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, द कुली इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, बहुत काम करता है वो कुली। ओके, दिन भर स्टेशन में दे कैरी लॉट्स ऑफ लोड, मैं भी जाता हूं 2-4 ट्रॉली सर पे एक ही साथ में दे कैरी लॉट्स ऑफ लोड ऑन। ओके, वो इधर सामान इधर से उधर बाहर निकालना, ट्रेन में ले जाना करता है, दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट दिस इज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स गाइस, इफ यू बिलीव। ओके, सो इफ आई से, अगर नेक्स्ट टाइम आप जाओ, ठीक है, तो इफ आई से कि आपने तो कोई वर्क डन नहीं किया, एंड वी हैव टू पे अकॉर्डिंग टू देम ना, वो जितना काम करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे पे करते हैं कि आपने इतना सामान लिया है, वह कैरी किया है, सो वी हैव टू पे। बट व्हाट इफ आई से द वर्क डन इज जीरो इन केस ऑफ दैट कुली और पोर्टर। अगर मैं उनसे जाके बोलूं कि आपने तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई काम नहीं किया है, तो आपको पेमेंट नहीं कर सकते। ओके, सो रिएक्शन शुड बी डिफरेंट। ओके, सो आई कैन से दैट यहाँ पे देखो एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे कुली, बेसिकली कुली इज आई कैन से दैट कैरिंग लोड, वो लोड को ऊपर उठा के, दैट मींस ही इज अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन कितना का, दैट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन। एंड द कुली, अब देखो फोर्स ऊपर लग रहा है, कुली ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, वो सीधा, सपोज ही इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में ऐसे चल रहा है कुली। ओके, सो हिज मोशन, और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, so the angle between these two is 90 degree. So guys, if we can say that if force and displacement are perpendicular, अगर force और displacement perpendicular हो जाएगा तो in this scenario क्या होगा guys? So I can say that यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ W is equal to F as cos theta. So F as cos 90 degree, and देश का बच्चा बच्चा जानता है cos 90 का वैल्यू इज 0। सो यहाँ पे फोर्स भले कितना भी हो, कितना भी फोर्स लगा रहा हो दैट कुली, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुली का कितना भी हो, ये इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म चला गया, बट द एंगल इज 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे वो जितना भी काम करेगा 0। सो आई कैन से दैट यहाँ पे जो वर्क डन होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इट शुड बी 0। तो गाइस, जैसे मैंने अभी बताया, टीचिंग फिजिक्स इज नॉट वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ओके, क्लियर? होप दिस इज क्लियर। तो ये थोड़ा याद रखना, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है और वी कैन से थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और वी कैन से दैट इफ थीटा इज बिटवीन 180 to 90 डिग्री, देन वर्क डन इज नेगेटिव। और अगर theta is 90 degree, or we can say that force and displacement are perpendicular to each other. Clear? So this is a work done by constant force. Okay, ये था work done by constant force. So right now I have explained that what is work done, the concept of work done. Okay, so I have already told you that two necessary criteria for work done. One, the force must act on the body, and there should be some displacement. So right now guys, you can see I am standing here, I am teaching physics, I am doing very hard work from past half an hour. Okay, but this is not work according to physics. Okay, you are studying physics, you are making notes, you are writing, you are solving questions, you are doing DPPs, but this is not work according to physics. So we can say that guys, teaching physics or studying physics is not a work according to physics. Clear? So guys, ये तो था that work done by a constant force, but what if the force is changing continuously? अगर force continuously change हो रहा है तो क्या होगा? Let's discuss here. So यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो अगर ये दोनों एंगल्स, ओके, थीटा इज बिलो 90 डिग्री, वर्क डन इज पॉजिटिव,
If theta is 90 degree, work done is zero यहाँ पे, that means force and displacement are perpendicular to each other. If theta is greater than 90 degree, then work done should be negative. क्लियर? चलो थोड़ा आगे जाते हैं. नाउ व्हाट इफ द फोर्स इज चेंज, अगर फोर्स चेंज हो तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, वो भी डिस्कस करेंगे. एक और कंडीशंस देख लेते हैं गाइस. ठीक है, कुछ कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं कि वर्क डन के जीरो होने के कंडीशंस. ओके, सपोज आई हैव अ ब्लॉक हियर. ठीक है, सो सपोज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सपोज ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर है, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो यहाँ पे क्या लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, सपोज इधर फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, व्हाटएवर. ओके, बट इफ वी थिंक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचूं तो यहाँ पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg एंड इट इज इक्वल टू mg. सो इफ आई से दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा गाइस, कैन यू आंसर? What will be work done by gravitational force? Yes, is there anyone? क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, जस्ट इतना बोल दो, नो नीड टू से एनी वैल्यू, जस्ट इतना बोलना है दैट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. क्लियर? तो गाइस यहाँ पे एज यू कैन सी द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो यहाँ पे गाइस जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, बड़ा सा जीरो. ओके, एक और केस है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सपोज अ कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, कार ऐसे मूव करेगा सर्कुलर ट्रैक में. सो गाइस एट दिस पॉइंट, सपोज एट एनी पॉइंट ऑफ instant the displacement of car is in this direction, at any point of instant the displacement of car is in this direction. And what according to centripetal force, centripetal force किधर लगता है, it always acts radially towards the center. Centripetal, that means center seeking force. Okay, so it always acts radially, ये हमेशा radially लगेगा, और किधर लगेगा, towards the center, center की तरफ. So guys, from here you can also see that force and displacement, this is the displacement and the force, that is centripetal force, these two become perpendicular to each other. ये दोनों एक दूसरे के again perpendicular हो गए, again angle theta is 90 degrees. So guys, we can say that work done is again zero here, बड़ा सा zero. Okay, now guys think about this pendulum. आपने अगर पुराने जमाने के वॉच देखे होंगे, वहां पे नीचे पेंडुलम झूलता था, टंग टंग टंग. Okay, so think about this pendulum. Okay, so work done by this pendulum is also zero. Okay, so guys if we see यहाँ पे टेंशन फोर्स मैंने लास्ट क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आई हैव ऑलरेडी क्लियर टेंशन फोर्स. सो गाइस टेंशन फोर्स किधर होता है, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, ये वेट को कैरी करने वाला काम करता है. तो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स. सो टेंशन फोर्स इधर है, और ये पेंडुलम कैसे मूव करेगा, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, फिजिक्स इज नथिंग बट इमेजिनेशन. ओके, यू कैन नॉट सी फिजिक्स, आप सब कुछ देख सकते हो, बायोलॉजी में आपको हार्ट वार्ट ब्लड दिखता है, केमिस्ट्री में यू कैन सी वाटर, you can see chemicals, carbon, diamond. Okay, but physics history आप देख सकते हो. ठीक है, you can go to ताजमहल, you can go to पानीपत, whatever. Okay, हिरोशिमा, नागासाकी. Geography, sky telescope से sun one moon दिख जाता है. ठीक है, even you can go to moon and Mars, people went there. But physics में कुछ भी नहीं दिखता. You cannot see force, you cannot see electrons, you cannot see gravity. Okay, you cannot see nothing, you can't see anything in physics. So that's why we can say that फिजिक्स इज नथिंग बट रियलाइजेशन, इमेजिनेशन. जो जितना अच्छे से इमेजिन कर सकता है वो फिजिक्स को गाइस उतना अच्छे से समझ सकेगा. इज इट ओके? सो इमेजिन यहाँ पे टेंशन फोर्स है, दिस इज माय टेंशन फोर्स यहाँ पे. सो गाइस टेंशन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन और द मोशन ऑफ द ब्लॉक, सपोज पेंडुलम ये ऐसे आ रहा है, इन दिस वे इट इज मूविंग, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होता है पेंडुलम का. सो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट इधर है, एंड फोर्स कहाँ पे, टेंशन फोर्स इधर. तो एज यू कैन सी दिस टू बिकम परपेंडिकुलर 90 डिग्री. चलो यहां पे देख लेते, चलो यहां हो सकता है 90 हो गया. ठीक है, इसका अब देखो पेंडुलम ऐसे गया यहाँ पे. सो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इन दिस वे एंड द टेंशन फोर्स इज इन दिस वे, अगेन इट इज 90 डिग्री. चलो मान लेते हैं वहां चला, जब ये रिटर्न आ गया, इट इज रिटर्न ऐसे कैसे आ गया. तो जब ये रिटर्न आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, अगेन ये 90 डिग्री. जब ये इधर जा रहा है, ओके, अगेन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा एंड अगेन टेंशन फोर्स इज 90 डिग्री मेकिंग एन एंगल. सो गाइस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स in a pendulum or a string is always zero. So W is equal to zero, bada sa zero we can say that. Why? Because tension force and displacement are in opposite direction. Opposite नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं perpendicular direction. The angle between them is 90 degree always. अब ये किसी भी पोजीशन के लिए हो, यहाँ से यहाँ तक,
एट एनी पोजीशन के लिए ये 90 डिग्री होगा. So guys, these are the three special case: work done by centripetal force, work done by gravitational force, और work done by tension force. ये always zero होता है. So try to remember. Okay. Now work done by variable force. Suppose guys, if force is varying, okay, force change कर रहा है. 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 7 से फिर 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन. If force is changing continuously, तब work done क्या करेंगे? In previous case, we have discussed that W is equal to F cos theta, Fs cos theta. तो यहाँ पे guys एक बार देख लेते हैं what we have discussed. Okay, so in our previous case, we have discussed that W is equal to F dot S, or we can say that Fs cos theta. So यहाँ पे force जो हमने लिया था, force को हमने constant assume किया था. That force is, that's why I have written work done by constant force. क्योंकि displacement तो constant होगा, fix होगा. ये slide suppose इधर से move करके, as you can see, this block is moving through a displace. ठीक है. सो ब्लॉक का ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो चलो फिक्स्ड होगा, थोड़ा ज्यादा या कम होगा. बट फोर्स यहाँ पे सपोज यहाँ हमने अज्यूम किया था फोर्स कुछ लगा से 10 न्यूटन, बट दिस फोर्स इज कांस्टेंट. बट अगर फोर्स चेंज कर रहा है तो क्या करेंगे? ओके, इफ द फोर्स इज चेंजिंग तो वहां पे क्या कर सकते हैं? देखते हैं. अगर फोर्स चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो सपोज फोर्स इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए गाइस वी हैव टू अंडरस्टैंड ग्राफिकल, थोड़ा ग्राफिकल मेथड में जाना होगा, क्योंकि बिकॉज फोर्स इज चेंजिंग. ओके, so suppose guys थोड़ा ग्राफ के मेथड से हम लोग समझते हैं. यहाँ पे यस, आई हैव गॉट द ग्राफ. तो सपोज दिस इज द ग्राफ. ओके, तो सपोज फोर्स इज चेंजिंग. फोर्स देखो यहां से मैं ग्राफ लिखता हूं. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइंस डिस्प्लेसमेंट एंड आवर वाई कोऑर्डिनेट इज इंडिकेटिंग द फोर्स. सो ग्राफ में देखो यहां से फोर्स ऐसे इंक्रीज कर, यहां से फोर्स सपोज ऐसे इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करते 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 यहाँ पे मैक्सिमम गया, यहाँ पे फिर थोड़ा डिक्रीज किया इन दिस वे. सो फोर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर का है. ओके, सो ग्राफिकल मेथड से अब देखो फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है. डिस्प्लेसमेंट चलो मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन दैट इज xi, दिस इज माय फाइनल पोजीशन दैट इज xf. सो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा xf माइनस xi. यहां तक का मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल गया. बट व्हाट अबाउट फोर्स? सो गाइस ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं गाइस, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. ओके, वी डू बेसिकली इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं? ओके, तो गाइस सपोज मैं बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है, अब वेरी ब्यूटीफुल एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज गाइस जब आपको कोई भी डिजीज होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो. ठीक है, तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है कि आपका आरबीसी काउंट क्या है, या डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स काउंट क्या है. तो आप क्या पूरे बॉडी का ब्लड टेस्ट करते हो? नहीं ना. पूरे बॉडी का ब्लड निकाल कर, सपोज आपके बॉडी में 7-8 लीटर ब्लड है, पूरे बॉडी का ब्लड निकाल कर आप ब्लड टेस्ट नहीं करते हो. आप क्या करते हो? छोटा सा 1 ml का सैंपल लेता है, जो भी आता है. ठीक है, लेबोरेटरी से 1 ml का सैंपल लेता है. उस सैंपल में वो देखता है कि पर ml में इतना है, तो पूरे बॉडी में कितना होगा. तो बेसिकली इंटीग्रेट करता है. पूरे बॉडी का ब्लड टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो छोटा सा सैंपल लेके उसको पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट करते हैं. तो यहां भी हम क्या कर सकते हैं? अगर पूरे के लिए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, हम छोटा सा बीच में एक सैंपल ले लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे. ओके, बीच में एक हम छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे और यहां पे देखेंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितना फोर्स लग रहा है. द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. इस एलिमेंट में कितना फोर्स लगा, और इस एलिमेंट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज dx, इसको छोटू सा डिस्प्लेसमेंट होगा. ये अगर पूरा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटू से एलिमेंट के लिए ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो यहां पे जो फोर्स लगा, अभी ये जो फोर्स है कांस्टेंट. अब ये नेक्स्ट एलिमेंट में जाएगा तो फोर्स चेंज होगा. यहां पे सपोज 5 है, इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट में 6 होगा, यहां पे 6 होगा, सपोज यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां सपोज थोड़ा डिक्रीज किया 8, डिक्रीज करेगा फिर 7, व्हाटएवर. ओके, तो बट दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, एलिमेंट के लिए द फोर्स इज कांस्टेंट. सो वी कैन राइट, यहां पे मैं वर्क डन लिख सकता हूं गाइस, द W वर्क डन इफ द फोर्स इज चेंजिंग. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट F along x dx छोटू से एलिमेंट के लिए, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. अब देखो हमने छोटू से एलिमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लिया. लाइक छोटे से सैंपल में हमने ब्लड टेस्ट कर लिया. अब हम क्या करते हैं? पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं कि पूरे बॉडी में इतना आरबीसी होगा, इतना डब्ल्यूबीसी होगा, इतने प्लेटलेट्स होंगे. अगर 1 ml में इतना है तो क्लियर. सो इसको पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट करने के लिए वेरी सिंपल इंटीग्रेशन तो सबको पता है. इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, हमको कहां से कहां तक चाहिए? इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक. सो xi to xf. So this is my work done for a variable force. हम ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स. अगर कोई वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन क्या होगा? इज इट ओके गाइस? एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे, एक और इंपॉर्टेंट, ये जो वर्क डन, अब देखो यहां पे एक चीज और है, दिस वर्क डन. अब देखो ये जो मेरा कर्व है, सपोज दिस इज कर्व, ये सेम कर्व को मैंने यहां पे बनाया.
सो फोर्स इज वैगिंग लाइक दिस वे, थोड़ा इंक्रीज करा, इंक्रीज करते करते अगेन हल्का सा डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। हमको कहां से कहां तक चाहिए? दिस पोजीशन, बॉडी डिस्प्लेस हुआ यहां से एक्साइज से यहां। तो द एरिया अंडर कर्व, ये जो कर्व है, ठीक है, द एरिया, दिस एरिया अंडर कर्व, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दैट दिस वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व। कर्व के एरिया के थ्रू भी हम लोग वर्क डन डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो वर्क डन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, अगर ऐसा कंडीशन है तो एरिया अंडर कर्व से भी हम लोग वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वाना ट्राई? ठीक है, चलो ऐसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस में कैसा क्वेश्चन आया इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर, एरिया अंडर कर्व के ऊपर। एक तो फॉर्मूला है, यू कैन ट्राई दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर ग्राफिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, आपको एक ग्राफ दे देगा, कुछ कुछ वैल्यूज दे देगा, यू हैव टू कैलकुलेट, तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं देगा, ना फोर्स बताएगा, ना कुछ भी आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, कुछ भी नहीं देगा। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट थिंग्स। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके ये वाले को पहले समझ लेते हैं। ओके, चलो, सो लेट्स सी द क्वेश्चन as you can see on your screen and the 4 options are there. Okay, so yes, you can do your guesswork if you wish. So ये क्वेश्चन AIPMT 2011 का क्वेश्चन है guys, and the question is very simple. You can see the level of need, बहुत ज्यादा भी टफ नहीं है if you try. ओके, अगर आप रियली ट्राई करते हो, यू कैन इजीली क्रैक इट। देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। AIPMT 2011, ये तो फिर भी चलो 10-12 साल पहले का, आज थोड़ा आजकल लेवल थोड़ा और इजी हो चुका है। ओके, इफ यू विश यू कैन इजीली क्रैक इट। सो अ ग्राफ इज गिवन हियर, फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, किसी पार्टिकल पे फोर्स लगा एंड द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, वेरीज विद डिस्टेंस d as shown in figure. This is the figure as you can see. Okay, so the work done on the particle during its displacement of 12 meter, यहां से 12 मीटर तक उसका वर्क डन क्या होगा। ओके, सो गाइस एज यू कैन सी AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, नो वैल्यू इज गिवन, जस्ट ए ग्राफ देता है। ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन भी आता है। अब देखो यहां पे क्या, फोर्स इज वेरिंग, इफ यू लुक वेरी क्लोजली, ये along दिस, ये मेरा फोर्स बताएगा, दिस डायरेक्शन इज माय डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज माय फोर्स। यहां पे फोर्स बताएगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, इट इज गिवन। सो यहां पे स्टार्ट यहां से होता है, दिस इज डॉटेड लाइन। ओके, सो फोर्स देखो पहले कांस्टेंट है, 2 न्यूटन का फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट, यहां तक फोर्स कांस्टेंट था। उसके बाद फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 2 न्यूटन से 1.5, 1.2, 1.1, 7, ऐसे होते 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 0 होते, इस कंडीशन में आके फोर्स 0 हो गया। सो इतने रीजन के लिए फोर्स मेरा कांस्टेंट था और इतने रीजन के लिए फोर्स मेरा डिक्रीजिंग नेचर का था, 2 से कमते 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 करते 0। इज इट ओके? सो ऐसे कर, देखो यहाँ पे क्या, वेरिएबल फोर्स है, फोर्स इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स चेंज होगा। और डिस्प्लेसमेंट में देखो, फोर्स भले डिक्रीज करेगा बट डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा बहुत होगा, पहले इतना डिस्प्लेस हुआ, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब फोर्स डिक्रीज कर रहा था, जब फोर्स कांस्टेंट था तो इतना, डिक्रीज कर रहा था तो इतना। सो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं गाइस, एक तो मेरे पास फॉर्मूला है बट आई डोंट नो एनी वैल्यू, फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट आई हैव लर्नड अ सिंपल थिंग। ओके, अभी जस्ट ताजा ताजा मैंने एक चीज सीखा, दैट वर्क डन, वी कैन से दैट एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये जो कर्व का जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। अब देखो ये कैसा एरिया, ये एरिया तो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, एक बार में इसके एरिया को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हम लोग एक काम करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, नाम देना बहुत जरूरी है। ओके, सो नाम दे देते हैं यहां से A B, थोड़ा अच्छा नाम देते हैं, B C D E। सो आई कैन से दैट एरिया अंडर कर्व, ओके, दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ A B C D E A। वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा वर्क डन। इज इट ओके? सो इसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसको सिंपल बना सकते हैं। देखो यहाँ पे लुक वेरी क्लोजली, ये वाला मेरे लिए एक रेक्टेंगल है और ये वाला मेरे लिए एक ट्रायंगल है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक 1, ये 2, ये दोनों के क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आई कैन गेट राइट दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। नाउ इट हैज बिकम वेरी वेरी सिंपल, ये क्लास 4-5 का क्वेश्चन बन गया। देखो नीट, वी कैन से दैट AIPMT 2011 का क्वेश्चन अब क्लास 4-5 का क्वेश्चन बन चुका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना। ओके, वेरी इजी। अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा ना इस चैप्टर को, तो वो एरिया कैलकुलेट भी नहीं करेगा, बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ ही और शी कैन टिक द आंसर, इस आंसर को टिक कर लेगा। ठीक है, देखता हूं, पहले हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हो। तो ये एरिया का रेक्टेंगल क्या होगा, तो ये वाला साइड देखो 2 है, फोर्स यहां पे लगा 2 न्यूटन, और ये कितना होगा 7 - 3, दैट मींस 5।
So 2 into 5, 7 minus 3, sorry 4, 2 into 4 होना चाहिए, this should be 2 into 4. ओके, तो ये तो मिल गया। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ लगा देंगे इंटू बेस, सपोज इसको मैं बेस ले लेता हूं, बेस मेरा हो गया 2, एंड व्हाट इज हाइट, सपोज इसको मैं हाइट ले लेता हूं, तो हाइट क्या होगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 आजकल होता है 5, तो ये भी लिख लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 8, 2 गया काम से, प्लस 5 दैट इज 13 जूल। Very simple and sweet. So we can tick the answer that 13 joule, and option is option C. Clear? So option C will be my right answer, guys. क्या होगा? Option C will be right. देखो कितना easy question था। अब देखो ये by looking, you can answer this question just by looking at the graph. No need to touch any pen and paper. एरिया अगर आपको इतना जस्ट पता है, ठीक है, कि एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द वर्क डन, ये वर्क डन देता, तो इसका एरिया 2 into 4 8 हो जाएगा, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर करें, सो हाफ इंटू 2 इंटू ये आ गया 5, तो ये हो गया 5 प्लस 8 दैट इज 13। कुछ भी नहीं करना है इसमें। सो देखो इतना इजी टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नीट में, और वी कैन से दैट एआईपीएमटी नीट में या मेडिकल के प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपसे एकदम ही नहीं बनेगा। अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा भी करते हो, इफ यू वर्क रियली हार्ड, ठीक है, डेडिकेशन के साथ, थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए, तो यू कैन इजीली क्रैक दिस क्वेश्चन। देखो 4-5 का टाइप का क्वेश्चन है ये, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वर्क डन से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है गाइस, इक्वेशंस के फॉर्म में, ओके, इक्वेशंस के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आता है। सो ये शायद बैगिंग फोर्स का देखते हैं क्या है। सो अ फोर्स ऑफ फोर्स का इक्वेशन दिया है, दैट फोर्स कितना लगा, F इक्वल्स टू 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, पार्टिकल पे लग रहा है अलोंग y डायरेक्शन, और एक्चुअली वी कैन सेट कि ये फोर्स किधर लग रहा है, y डायरेक्शन में लग रहा है। इज इट ओके? वेयर F इज इन न्यूटन, फोर्स का यूनिट दे दिया न्यूटन, एंड y इज इन मीटर, y न्यूटन में है। सो वर्क डन बाय द फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से 1 मीटर। इस पार्टिकल को कहां से कहां, देखो y डायरेक्शन, सपोज मैं इस डायरेक्शन को y इमेजिन कर रहा हूं, तो ये ब्लॉक है मेरे पास, मास इज नॉट गिवन, इस पे कोई फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स का वैल्यू है 20 प्लस 10y, ओके, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग, और ये ब्लॉक सपोज इधर मूव किया, कितना मूव किया, y इज इक्वल टू 0, तो ये जो पोजीशन था y इज इक्वल टू 0 था, दिस पोजीशन इज y इज इक्वल टू 1 मीटर। 0 से 1 मीटर मूव किया, मतलब कितना मूव किया, 1 मीटर मूव किया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरे लिए, 1 मीटर। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है, दिस इज अ वेरिंग नेचर फोर्स, फोर्स कैसा है, वेरी कर रहा है, फोर्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग व्हाटएवर, कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोर्स है। तो यहाँ पे गाइस क्या कर सकते हैं हम, सिंपली जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था। अब देखो एक क्वेश्चन हमने किया था ग्राफिकल वे में वेरिंग फोर्स का, ओके, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, यहां पे फॉर्मूला का यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस, फॉर्मूला था दैट वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हो जाएगा F, यहां पे y है, y के अलोंग जाएगा फोर्स, dy कहां से कहां तक होगा, दैट y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1। वी कैन डू दिस सिंपली, हम लोग इसको कर सकते हैं, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम हियर, ओके। तो यहां पे देखते हैं क्या हो जाएगा, इंटीग्रेंड, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन करता हूं, क्या आएगा गाइस, यहां पे 20 का वैल्यू 20 प्लस 10y dy, ओके। तो इंटीग्रेशन करूंगा, यहां पे आ जाएगा 20y, ये हो जाएगा मेरा 20y प्लस 10y, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस y स्क्वायर बाय, व्हाट इज द लिमिट गाइस, कैन यू टेल मी लिमिट, 0 to 1 इज माय लिमिट, कहां से कहां तक है, 0 से 1, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल खेल देंगे यहाँ पे। सो 20 y के जगह पे क्या होगा, अपर लिमिट दैट इज 1 माइनस 0 लोअर लिमिट, प्लस 10/2 आजकल 5 होता है, तो 5, और क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे y स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी आजकल 0 होता है। सो वी कैन सिंपली कैलकुलेट दिस, अगर मैं इसको सिंपली कैलकुलेट करूं, सो 20 आएगा, प्लस यहां से आ जाएगा 5, सो 25 सिंपली बिकम 25, यस 25 ऑप्शन में भी है, ओके, 25 क्या है, ऑप्शन में भी 25 है, सो 25 इज माय राइट आंसर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन मैच हो जाए ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है, याद रखना ये बात। कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वेदर इट इज जेईई, नीट और एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आपको ऑप्शन मैच हो गया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट जेईई, नीट, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो आपको ऐसे ऑप्शन, उनको पता आप क्या मिस्टेक करोगे, ठीक है, वो अच्छे से जानते हैं,
उसने जो क्वेश्चन डाला है आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, और मिस्टेक करने से कौन सा ऑप्शन आएगा वो भी उनको पता होता है, वो ऑप्शन भी वो लोग डाल देते। तो अगर मान लो यहाँ पे किसी ने थोड़ा भी मिस्टेक किया होता तो उसका 20 जूल आ सकता था, ऑप्शन इज 20 जूल। एंड इन द सिचुएशन ऑफ प्रेशर वो बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है, एक्साइटमेंट में वो ऑप्शन टिक करके निकल जाएगा, दोबारा सोचेगा ही नहीं कि एम आई रॉन्ग, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम सोचेगा ही नहीं कभी कि अगर उसका ऑप्शन मैच हो गया दैट मींस ही इज राइट, ठीक है, क्लियर। सो होप दिस इज क्लियर। देखो बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है ये, नीट 2090 का, मतलब थोड़ा ताजा ताजा क्वेश्चन, जस्ट कोविड के पहले का क्वेश्चन है। सो अभी भी देखो ऐसे लेवल का क्वेश्चन आ गया, ओके। सो थिंग गाइस, अभी आप देखो कैसे आई एम वेरी सिंपली एक्सप्लेनिंग वर्क डन का ये जो कंसेप्ट आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी सिंपली, ओके, इन सिंपल मैंने। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर गए, ये पढ़ लो, बड़े बड़े इक्वेशन से, बड़े बड़े, आपको ऐसे YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर गए, ठीक है, बड़े बड़े लेक्चर से, बड़े बड़े इतने टफ टफ न्यूमेरिकल करवा के आपको दिखाएंगे। वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के इतने टफ टफ क्वेश्चंस कराते हैं कि अगर लगेगा सर क्या पढ़ा गए, मस्त पढ़ा गए, बट थिंक क्वेश्चंस उतना ज्यादा नहीं आता, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। नो वन इज टीचिंग लाइक एडवर्ड, नो वन इज टीचिंग लाइक अस, हम लोग एकदम सिंपल ग्राउंड लेवल टीचिंग है ये। कोई बहुत हाई फाई दिखाने की कोशिश नहीं है कि बहुत बड़े बड़े रॉकेट साइंस के क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पे करवा दिए, स्टूडेंट को समझ में आया नहीं आया बट नाम तो हो गया, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कर रहा हूं कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वेरी सिंपल ग्राउंड लेवल टीचिंग है। जैसा होता है, जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल एंड इजी वे में, ओके। सो इफ यू लाइक आवर कंसेप्ट, आपका टीचिंग मेथड वीडियो आपको पसंद आता है, थोड़ा भी समझ में आता है इस वीडियो को देख के आगे, जिससे आगे आपका कभी तो कुछ फायदा होगा, हो सकता है नीट में नहीं हो, बट नॉलेज इज नेवर गोइंग टू वेस्ट, नॉलेज हमेशा काम आता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ओके। तो चलो इसी थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो गाइस, एक इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, ओके, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं गाइस, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक पार्टिकल है, ध्यान दो यहां पे, ये क्वेश्चन है 2000 नीट 2016 का। देखना कैसे इजी क्वेश्चन आएगा, ग्राउंड लेवल टीचिंग है, बहुत ज्यादा हाई फाई दिखाने क्वेश्चन, सिंपल कंसेप्ट से सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपको जस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, काम खत्म, क्लियर। सो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट, इतने से टू इतना पॉइंट तक मूव किया, ओके। सो सपोज पार्टिकल मूव किया, आगमन मेगा पॉइंट था, पोजीशन वेक्टर में लिख रहा दैट इज -2 i कैप प्लस 5 j कैप, से कहां तक गया, सपोज r2 तक गया पार्टिकल, तो r2 गया दैट इज 4 j कैप प्लस 3 k कैप। व्हेन ए फोर्स, अब फोर्स कितना लगेगा इस पार्टिकल में, फोर्स लग गया इस पे 4 i कैप प्लस 3 j कैप, इतने न्यूटन का इस पे फोर्स लग गया है। हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स, अब ये जो फोर्स लगा है, पार्टिकल यहां से यहां तक मूव किया है, फोर्स लगा है इतना, तो मेरे पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वी कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन। बट ये क्लास 9 वाला वर्क डन नहीं है कि फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, 10 इंटू 2 20 कर दे, नीट वाला है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, ओके, वेक्टर के फॉर्म में है, आई कैप जे कैप दिख रहा होगा आपको। अब देखो यहां पे थोड़ा वेक्टर रूल अप्लाई होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर एप्लीकेशन यहां पे लगेगा। सो गाइस सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ओके। So what is R? This R1 and R2 is basically my position vector. Suppose कोई body है, this is my graph in two Cartesian coordinate पर अगर हम बात करें, x and y coordinates की अगर हम बात करें, ठीक है, z को भी ले लेते हैं साथ में, कोई बात नहीं है, चलो। सो एक बॉडी है कोई भी जिसपे कोई फोर्स लगा, तो पहले ये R1, पहले ये यहां पे था, द पोजीशन इज गिवन, ओके। फिर ये R1 से सपोज यहां चला गया R2, द पोजीशन इज गिवन, तो ये R1 दिया हुआ है मेरे पास R1, द पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन R2। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ये पार्ट है। अब इस पे कोई फोर्स लगा है, कितना लगा है, दैट इज आल्सो गिवन, दिस फोर्स इज आल्सो गिवन। सो वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, दोनों जगह का पोजीशन वेक्टर, दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का वेक्टर इज गिवन, पोजीशन वेक्टर इज गिवन। सो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिस इज माय डिस्टेंस एस, और डिस्प्लेसमेंट इफ यू कैन से, सो R2 माइनस R1 कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, वी कैन गेट द वैल्यू, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट जो मेरा हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो मैं कर सकता हूं दैट इज 4j प्लस 3k माइनस माइनस 2i प्लस 5j, ओके। सो सिंपली वी कैन डू इट, 4j प्लस 3k प्लस 2i माइनस 5j, तो यहां पे आ जाएगा 2i प्लस 2i, लिख लेता हूं प्लस, देखो यहां पे प्लस और माइनस जो भी हो लिख लेना, क्योंकि प्लस नहीं लिखने के चक्कर में बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके
लाइफ को बर्बाद कर, एक प्लस माइनस आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है। ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है व्हेन यू सॉल्व मिरर क्वेश्चन। जब आप रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करते हो, मिरर के, लेंस के, टेलीस्कोप के ऐसे क्वेश्चन करते हो, तो वहां भी प्लस माइनस का बहुत जबरदस्त खेल चलता है, ठीक है। एक छोटा सा प्लस एंड माइनस आपके मार्क्स को 20 मार्क्स तक कम कर सकता है, आपके नीट के सपने को चकनाचूर कर सकता है। ओके, सो प्लस माइनस छोटा सा चीज है, बट फोकस मोर। सो देखो यहाँ पे क्या है, 2i जे के बारे में अगर बात करें तो 2i माइनस जे, 2i यहाँ पे माइनस 5j और यहाँ पे 4j, तो 2i माइनस जे हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस 3k। ओके, सो आई हैव गॉट द डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ओके, समहाउ आई मैनेज टू गॉट द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या है, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे फोर्स पता है, I can do this। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस, W is equal to वर्क डन इक्वल टू होता है F डॉट S क्रॉस प्रोडक्ट होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, F डॉट S दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो हम लोग लगा देंगे F डॉट S 4i प्लस 3j और डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या मिला ताजा ताजा, दैट इज 2i माइनस j प्लस 3। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे वेक्टर्स के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। डॉट एंड क्रॉस, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे हम लोग कर क्या सकते हैं गाइस, तो यहां पे देखो क्या होगा, 4 अगर मल्टीप्लाई दिस 4i विद 2i, i एंड i का डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है 1, तो यहां पे आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस, अगर मैं 4 को किसी और से मल्टीप्लाई करूं 0 हो जाएगा, i डॉट j 0 होता है, ये हो जाएगा मेरा 0। आई के साथ किसी और का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 0, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस 3, तो j और j का यहां पे आ जाएगा माइनस, so 8 minus 3 equal, so 5 joule is my right answer। okay, 5 joule is my right answer। क्लियर? देखो कितना इजी क्वेश्चन, थोड़ा कंसेप्ट का यूज हुआ, थोड़ा ब्रेन का यूज हुआ, 0.01%, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। बट देखो हाउ सिंपली वी हैव डन दिस, कितना सिंपली हमने किया। अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो यू कैन डू दिस थिंग्स, कोई बड़ा बात नहीं था, दो वेक्टर को माइनस करना था, डॉट प्रोडक्ट निकालना था, विच इज वेरी सिंपल। के का यहाँ पे कुछ है नहीं, तो के के लिए मैं 0 लिख देता हूं, देयर इज नथिंग। इसके यहाँ पे के 0 है, तो 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, सिंपल एंड स्वीट। ऑल पब्लिक क्लियर? होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एनर्जी। ओके, अब गाइस इस वीडियो बनाने के लिए, आपको इस एनर्जी से पढ़ाने के लिए हमें भी बहुत एनर्जी लगती है। ओके, सो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पसंद करो, लाइक करो, इफ यू सब्सक्राइब दिस, आवर सब्सक्राइबर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग कंटिन्यूअसली। ओके, सो इफ यू सब्सक्राइब दिस, we will get more energy to get you more content like this। आपको ऐसे ही बेहतरीन अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाकर और भी देने की हमें एनर्जी मिलेगी। ओके, सो दोज हु आर वाचिंग, और जो अभी देख रहे हैं या जो फ्यूचर में बाद में देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी नीट 2024। ओके, नीट 2024 में आपको देखना है, इफ यू वांट टू क्रैक, आपको क्लियर करना है, इफ यू वांट सम गाइडेंस, प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो। क्लियर? एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, आपके जो भी फ्रेंड्स है जो इसको प्रिपेयर कर रहे आपके साथ साथ, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको भी अच्छा लग सकता है, आपसे आपका कुछ फायदा हुआ है तो हो सकता है उसका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, दिस इज गोइंग फ्री, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग है। ओके, अभी ग्राउंड लेवल टीचिंग है, कोई हाई फाई दिखाने की कोशिश नहीं है, कोई बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कि कोई रॉकेट साइंस के क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट लेकर आया हूं, सिंपल कंसेप्ट, उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन जो कि नीट में आता है वैसे ही क्वेश्चन नीट में आएगा, उससे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं आएगा इफ यू प्रिपेयर। बट व्हाट डिपेंड्स, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डिपेंड करता है गाइस। देखो एक अच्छा मैं एग्जाम बात बताता हूं, ठीक है। 2024 में जो नीट का एग्जाम देगा, ठीक है, उसके पास भी सेम बुक्स है, वही बुक्स अवेलेबल है ना, अलग से तो वो कहीं नासा से बुक नहीं मंगवाया होगा, ठीक है। उसके पास भी सेम बुक्स है, सेम सिलेबस है, टीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम। मैं किसी भी टीचर को अच्छा खराब नहीं बोल सकता, ठीक है, ऑल टीचर्स आर सेम, सब अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई स्टूडेंट अच्छा खराब नहीं होता, जस्ट फ्रॉम आवर वीक लर्नर्स कुछ होते हैं, फास्ट लर्नर्स कुछ होते हैं, स्लो लर्नर्स, तो ऑल ओवर द क्राइटेरिया आर सेम। 24 आवर्स भी सबके पास है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए दिन 24 आवर्स, जो टॉप करेगा उसके लिए दिन 26 आवर्स का है। बट द डिफरेंस इज हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम। ओके, आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज, कोई 24 आवर्स में 8 घंटे गेम खेल के पार कर रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे रेस्ट कर रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है। सो हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम, ओके, वो आपको नीट क्लियर करवाएगा। बाकी सारे क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, यूट्यूब में सारे वीडियोस है, सब कुछ है, सारे क्राइटेरिया सेम है गाइस। ओके, नथिंग इज डिफरेंस।
जस्ट हाउ यू यूटिलाइज, जो 24 आवर्स का स्लॉट है सबके पास, आपके पास भी, आपके टॉपर के पास, वो सबके लिए सेम है। क्लियर? चलो, तो लेट डिस्कस एनर्जी हियर। सो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को, राइट नाउ आई एम टीचिंग हियर फ्रॉम पास्ट 1 आवर, सो आई हैव एनर्जी, आई हैव गॉट एन एनर्जी। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आया हूं, ठीक है, रात में भी मैंने डिनर किया। सपोज गाइस मैं अगर 3 दिन से खाना ना खाऊं, कैन आई टीच लाइक दिस वे? No, I won't be able to teach like this way. Energy नहीं आएगी. So to do any work, though this is not a work according to physics, so to do any work we need energy. कुछ भी काम करने के लिए, आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, घूमने जाते हो, घर का काम करते हो, खाना बनाते हो, खाते हो, whatever thing you do, घूमते हो, जो भी, तो किसी भी का ऑफिस में काम करते हो, कुछ भी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो किसी भी काम को करने के लिए you need energy. Okay. So we can say that energy is defined as the capacity or capability of ability to do work. किसी भी काम को करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए. Okay. So like work we can say that like work energy is also a vector quantity. ये भी एक vector quantity है. The dimension of energy is same as the dimension of work. Because ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, right now I am teaching, though this is not work, but still right now I am teaching. मैं जो काम कर रहा हूँ, I have got energy. अब देखो एनर्जी हमको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से मिलती है. द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. सबसे पहले सन से एनर्जी मिलती है, ठीक है. आप अगर इमेजिन करो, थोड़ा अगर 2-3 दिन धूप नहीं निकले तो आपको थोड़ा आलसी, लेजी, वीकनेस फील होता है, क्योंकि सनलाइट से एक तो हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, इनडायरेक्ट एनर्जी भी मिलती है. आप जो भी खाते हो गाइस, रोटी, चावल, चिकन, मटन, व्हाटएवर यू ईट, वो उसको भी तो सनलाइट मिला है, तभी तो वो बड़ा हुआ है. अगर सन नहीं होता तो वो भी नहीं होता. आप खाते क्या? तो वो उसको भी सनलाइट से एनर्जी मिला, उससे हमको उसको खा के हमें इनडायरेक्टली एनर्जी मिला. सो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. उसके बाद फूड्स है, केमिकल्स है, व्हाटएवर जो भी चीजें हम लोग खाते हैं, पीते हैं, रेस्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें से, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है. ओके. सो ये जो एनर्जी मैंने गेन किया या आपने गेन किया, खाकर, सोकर, पीकर, जो भी करके, ठीक है ना, अभी मैं काम कर रहा हूं, तो वो जो एनर्जी मेरे अंदर था, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. वही एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगा. सो वी कैन से दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. एनर्जी इज कैपेबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. ओके. डायमेंशंस भी इसका देखो सेम होगा, दैट इज ml स्क्वायर t टू द पावर -2. डायमेंशंस थोड़ा याद रखना है, ठीक है. स्पेशली यू शुड नो इनिशियली क्लास में, दैट इज द पहला जो मेरा क्लास था, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन. देयर आई हैव टोल्ड यू कैसे डायमेंशन निकालते, अगर पता नहीं हो किसी भी का, क्योंकि एमसीक्यूज में जनरली देखा है एक आध डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी एक अनकॉमन सा दे देगा, जैसे इसका डायमेंशन क्या होगा, 4 ऑप्शंस देंगे, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस देंगे. ओके. तो इट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट, सेम होगा क्योंकि वर्क डन ही कन्वर्ट हुआ है, ठीक है. तो यूनिट सेम होगा, वर्क डन दैट इज जूल इन एसआई erg in CGS system. Now kinetic energy, you can see this through this visualization. Okay, इस animation के through you can see this kinetic energy guys. ठीक है, किसी मूवी का सीन है, I don't know the movie. So if you look very closely, this bullet is moving very fast with some velocity and is trying to hit this villain, whatever, whoever is this. So kinetic energy यहाँ पे क्या है guys? Kinetic energy मैं explain करता हूँ. अब देखो bullet is same, ठीक है, बुलेट सेम है, सब कुछ सेम है, विलेन, हीरो, एवरीथिंग इज सेम, द डिस्टेंस बिटवीन द विलेन एंड हीरो इज सेम. बट अगर यही बुलेट को ये फेंक के मारता है इसके ऊपर, तो इसे कुछ होता? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता. द बुलेट इज सेम, मास इज सेम. सपोज यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज दिस इज माय विलेन. ओके. सपोज ये वाला मेरा विलेन है. ओके. एंड सपोज दिस इज माय हीरो. इसको थोड़ा ग्रीन कलर से बनाता हूं. Suppose this is my hero, ठीक है. The distance between them is same. Suppose distance कितना है? I can say 10 मीटर. थोड़ा कम है या ज्यादा, I don't know. Okay. इसके हाथ में क्या है? एक गन है. Okay. So guys, बुलेट है, गन में क्या है? बुलेट है. So this is my bullet. देखो बुलेट का मास कितना है? Suppose mass of the bullet is 10 ग्राम. Okay, 10 ग्राम है. Distance is same, village is same, every villain is same, every criteria, every physical criteria is same here. डिस्टेंस 10 मीटर है, विलेन वही है, बुलेट भी वही है, मास भी सेम है. लेकिन ओके, सो इफ यू थ्रो, अगर सपोज इसने बुलेट को ऐसे फेंक के मारा, अगर इसने थ्रो किया इसे ऐसे करके, सो थ्रो करे कितना? सपोज इफ आई टेक एग्जांपल 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड. क्या ये विलेन मरेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, ठीक है. क्या ये मरेगा? क्योंकि देखो सब कुछ सेम है, मास भी सेम, अभी भी डिस्टेंस, मास, एवरी क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया सेम. ओके. लेकिन अगर इसी बुलेट को गन के अंदर भर के शॉट किया जाए, तो ये जाएगा फुल स्पीड से, ठीक है, फुल स्पीड से, और ये स्ट्राइक करके एकदम थ्रू पेनिट्रेट कर जाएगा उसके विलेन के हेड को. दो ये साउथ की मूवीज में ऐसा नहीं होता है, एक्सपेक्ट साउथ मूवीज में थोड़ा फिर इसका कंसेप्ट अलग होता है, बट ये पेनिट्रेट करे. सो व्हाट इज डिफरेंस हियर गाइस? यहाँ पे डिफरेंस क्या था? डिफरेंस इज वेलोसिटी.
यहां जो बुलेट गया वो सपोज गया 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सो गाइस, अगर आपसे कभी मर्डर हो जाए, कोई अगर आपसे पूछे कि कोर्ट में आपको बोलना पड़े, तो आप बोल सकते हो मैंने इसे नहीं मारा। इसे किसने मारा? वेलोसिटी, दैट इज काइनेटिक। देखो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो सेम है दोनों क्राइटेरिया में, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम तो सेम है, बट वेलोसिटी का स्क्वायर। सो अगर कभी आपसे मर्डर हो जाए, आप कोर्ट में जाओ, तो जज को आप बोल सकते हो कि मुझे मैंने नहीं मारा, काइनेटिक एनर्जी ने मारा। बुलेट तो सेम था, सब कुछ सेम था। सो द काइनेटिक एनर्जी, यू कैन सी द काइनेटिक एनर्जी, ओके। दिस बोल सकता हूं, बॉडी अगर मोशन में है, so it has got some amount of energy, it has acquired some amount of energy, it has gained some amount of energy by virtue of its motion, and that motion is known as, that energy is known as our काइनेटिक एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। लेट्स डिस्कस काइनेटिक एनर्जी हियर। सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, ओके, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी के मोशन में होने की वजह से उसमें जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सपोज क्या, अच्छा एग्जांपल देता है, आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्क, ओके। सपोज लुक एट दिस रिमोट, ओके। सो अगर मैं इस रिमोट को यहां से छोड़ता हूं, ठीक है, सो दिस रिमोट इज गोइंग डाउन विथ ह्यूज वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी के साथ ये नीचे है, और नीचे आके मेरे हाथ में फोर्स लगाएगा ये। अगर मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा चीज हो तो ये टूट जाएगा, ओके, इट विल ब्रेक। मतलब जब ये मोशन में आया, इट हैज एक्वायर्ड सम वेलोसिटी, एंड ड्यू टू इट्स वेलोसिटी इट हैज गॉट सम एनर्जी, ओके, एंड दिस एनर्जी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। मान लो यहाँ पे एक रख दो, ठीक है, एक रख दो, ये एक को तोड़ देगा, मतलब दिस एनर्जी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो ये एनर्जी कहां से आया उसके पास? ड्यू टू इट्स मोशन। जब यहां था तब तो एनर्जी नहीं था, तब अलग एनर्जी था, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ड्यू टू इट्स मोशन इट हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज गाइस आवर काइनेटिक एनर्जी। So whenever a body is in motion, it acquires some energy, okay. So in other words, we can say that the amount of work done, that is moving objects do before coming to rest, okay, is equal to kinetic energy. कोई भी moving object रुकने से पहले जितना काम करता है वो इक्वल होता है उसके काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन वेरी सिंपल है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशंस बिकॉज़ दिस इज क्रैश कोर्स, और नीट में डेरिवेशंस नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको पता है, वेरी सिंपल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी, देश का बच्चा जानता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। The units and dimension of kinetic energy are same, that is joule in SI and dimension ml square t to the power -2 respectively. Kinetic energy of a body is always positive. देखो अभी तक आपने पढ़ा वर्क डन कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी ये होता है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी आइदर जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी देखो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। So mass of a body cannot be negative. Mass can be zero, but it cannot be negative. Second, ये depend करेगा velocity के ऊपर. So velocity of a body can be zero, but it cannot be negative. ठीक है? Negative means the direction is opposite, but negative velocity का मतलब नहीं है कि velocity negative है. Okay? Direction बताता है यहाँ पे negative. So ये जो अगर कोई body move कर रहा है, अगर rest पे है तो उसके पास अलग energy, that is potential है, but the body is moving with some velocity, मतलब उस velocity positive ही होगा. 0.1 meter per second क्यों ना हो, 0.0001 meter per second क्यों ना, but that value is positive ना। तो अगर पॉजिटिव होगा, बॉडी है तो उसका मास होगा, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव। सो मूव कर रहा है, दैट मींस वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ओके, ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। अगर मान लो मास जीरो हो जाए, मास चलो जीरो नहीं हो सकता है, अगर वेलोसिटी जीरो है, सपोज दिस रिमोट ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, हाफ है वेलोसिटी है, बट यहां पे आके रुक गया, मास तो है बट इसका वेलोसिटी जीरो है एट दिस कंडीशन। सो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन लास्ट क्लास गाइस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से आप देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्योंकि कोई बड़ी है, देखो मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स ऑन मोशन। अब मोशन सबके लिए अलग अलग, अगर आप मून से देख रहे हो तो मेरा मोशन अलग है, अगर आप यहाँ पे सामने बैठ के देख रहे हो तो मेरा मोशन अलग है, अगर आप अपने स्क्रीन पे मुझे देख रहे हो तो मेरा मोशन अलग है, आप किसी बस से जाते हुए मुझे देख रहे हो तो मेरा मोशन अलग है। सो मोशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन, नीट 2020,
ठीक है, ज्यादा भी पहले की बात नहीं है, हार्ड फिलहाल क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी हो चुका है और ग्राउंड लेवल क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। 2020 में देखो कितना इजी, वेरी बेसिक, नीट 2020 का क्वेश्चन लेते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन मतलब एकदम इनिशियल, जब आप क्लास 11 ज्वाइन करते हो ट्यूशन कोचिंग में या स्कूल में, वहां पे सिखा दिया जाता है। या बहुत से स्टूडेंट जो एनटीएससी वगैरह प्रिपेयर करते हैं उनको क्लास 9-10 से ही आता है ऐसे क्वेश्चंस। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन बॉन्ड इन डीएनए, देखो बायोलॉजी या केमिस्ट्री का यहाँ मिलन हो चुका है, डीएनए को ब्रेक करना है, इस 10 to the power minus 20 जूल। सो एनर्जी गिवन है यहाँ पे 10 to the power minus 20 जूल। इज इट ओके? कितना एनर्जी? 10 to minus दिस वैल्यू इन ईवी, इस वैल्यू को ईवी में कैलकुलेट, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये एनर्जी कितना है। सिंपल, कुछ भी नहीं, यूनिट चेंज करने बोला है, कैलकुलेट करने बोला। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको अब जस्ट माइंड में भी आप कैलकुलेट करके बोल सकते हो। सो अगर ईवी में कैलकुलेट करके एनर्जी का वैल्यू इन ईवी क्या होगा, तो ईवी में ये वैल्यू हो जाएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज 10 to the power minus 20 by 1.6 into 10 to the power minus 19। तो ये चला जाएगा ऐसे 10 to the power minus 20 into 10 to the power plus 20, और यहाँ पे ऑलरेडी बचा हुआ है 10 by 1.6, तो यहाँ पे 10 to the power minus 1 आ जाएगा। सो 10 को अगर 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो इतना, देखो सारे ऑप्शन 0.6 के, मतलब 0.6 तो आएगा, इतना तो सी हो गया, बट कितने जीरोस होंगे? तो देखो यहाँ पे जीरोस यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक तो 10 को 1.6 डिवाइड करेंगे तो एक तो जीरो यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, दैट इज एक को मैं हटा दूं तो यहाँ पे 10 into 10 by 16, एक तो जीरो मुझे यहां से मिल गया, और यहाँ पे देखते कितना जीरो, 9, सॉरी दिस शुड बी 19, ये ऊपर आया, नीचे से ऊपर गया, दैट मींस माइनस प्लस हो गया, तो दिस शुड बी 19। 20 में एक गया, एक जीरो हमको यहां से मिल जाएगा। ओके, तो यहां मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट डायरेक्टली आल्सो, दैट 0.06। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? सिंपल, देखो सिंपल से कैलकुलेशन था, कुछ नथिंग सच डिफिकल्ट। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए 4-5 लाइन लिखा, वरना एक लाइन में भी सॉल्व हो जाएगा ये। ओके, आपको जस्ट 10 को 1.6 से डिवाइड देना है, उसको एक बार 10 से और डिवाइड कर देना, काम खत्म। क्लियर? ऑल पब्लिक क्लियर? होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर कांसेप्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब देखो ये कुछ हिडन पार्ट्स है जो स्टूडेंट्स स्किप करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, और सारे स्टूडेंट रट के एग्जाम में चले जाते हैं, इतना तक पता होता है, लेकिन कुछ हिडन कांसेप्ट होते हैं जो स्किप हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड से। वहां से नीट बहुत क्वेश्चन करता है। आज हम लोग वहां से 2 क्वेश्चन करके देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे नीट या एआईपीएमटी मेडिकल एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहां से पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अगर मैं लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब मोमेंटम क्या होता है गाइस? लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो दोनों के बीच में रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, यहां पे ये पता करना दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। देखते हैं दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। सो एम वी के फॉर्म में लाने के लिए आई कैन डू वन थिंग, दैट इज यहां पे मैं m से डिवाइड दे दूं तो आई कैन राइट m² v², और आई कैन राइट 1/2m mv का होल स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ mv आई कैन राइट 2m, दैट इज mv square, that is p square. Can I do like this? So guys, मेरे पास यहाँ पे आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आई कैन से काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p square by 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या है? p square by 2m। So I can write from here that p square is equal to 2m kinetic energy. So value of p will be here root under 2m. Very important relation of today's class. Okay, note it down. Very important relation. अब देखो ये छोटू सा रिलेशन है, बट यहां से बहुत क्वेश्चंस करता है, क्योंकि उसको भी पता होता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे तो स्टूडेंट सॉल्व कर देगा, लेकिन यहां से थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के चांसेस है, यू माइट कंफ्यूज। ठीक है, सो कंफ्यूज करने के लिए यहां से क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर? P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी रूट अंडर, थोड़ा याद रखना। चलो, सो होप यू नोटेड दिस थिंग्स। एक और कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, या इससे हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेंगे पहले। चलो, कहां गया चेन? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300, ये मतलब ऐसा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ना जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं आता, ग्रुप डी के एग्जाम्स में। चीनी का दाम 300% बढ़ गया और चावल का दाम 400% कम गया, तो बताओ क्या होगा, मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, देन द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी का कितना बढ़ गया? 300%। सो इनिशियली मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या था? काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या था? सपोज मान लेते इनिशियली मेरा काइनेटिक एनर्जी था कि, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, मतलब फाइनली
काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या हो गया, 300% बढ़ गया। मतलब पहले उसके पास था तभी ना बढ़ा, के प्लस 300% के इतना इंक्रीज हो गया। सो 300% मतलब आई कैन से 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स बढ़ गया, मतलब आई कैन से के प्लस 3 के, सो इट विल बी 4k रेजोल्यूशन। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गया 4k, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4k, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज ओनली k। सो चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं। तो इनिशियली मेरा मोमेंटम क्या था गाइस, दैट पी आई, इनिशियली मेरा मोमेंटम क्या था, पी आई, दैट इज अभी जस्ट मैंने ताजा ताजा फॉर्मूला देखा, लुक एट द फॉर्मूला अगेन। ओके, P इज इक्वल टू रूट अंडर 2 mk, रूट अंडर 2, मास तो सेम नहीं हुआ, मास तो सेम है, मास तो चेंज नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। तो पहले काइनेटिक एनर्जी मेरे पास k था 2 mk सिंपली। फाइनली काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हुआ है, रूट अंडर 2 m। अब काइनेटिक एनर्जी कितना है, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज 4k, बोला इसको अगर मैं देख लूं तो ये आ जाएगा 2 रूट अंडर 2 mk। सो आई कैन राइट 2 mk, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा p, ये वैल्यू सिंपली p, मतलब 2p, मतलब आई कैन से दैट मोमेंटम डबल हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज हुआ है तो मोमेंटम देखो डबल हो गया, p टू p, मोमेंटम डबल हो गया। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी, मोमेंटम में परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है। ओके, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज, दैट मींस डेल्टा चेंज इन मोमेंटम बाय ओरिजिनल मोमेंटम पी आई। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय पी आई इनटू 100%, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आई कैन राइट पी एफ बाई पी आई माइनस 1 हो जाएगा ये इंटू 100%, आई कैन पुट द वैल्यूज फ्रॉम हेयर। सो 2p बाई p, अब 2 टाइम्स हुआ है मतलब 100% ही होगा ना, 2 टाइम्स हुआ मतलब 100%, 2p बाई p यहाँ पे माइनस 1 इंटू 100%। सो p गया तेल लेने, बच गया 2 माइनस 100%, मतलब 100% काइनेटिक एनर्जी 100। ऑप्शन, और ये ऑप्शन है ना जो कोई गेस नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये ऐसा ऑप्शन है, नो वन कैन गेस दिस ऑप्शन, क्योंकि सबको लगेगा काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा है तो मोमेंटम भी बढ़ा है, भी बढ़ा है तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मोमेंटम भी बढ़ा। तो मोमेंटम 100 ओनली 100 तो नहीं बढ़ेगा, थोड़ा ज्यादा होगा, 150 265 हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा सोचेगा, थोड़ा आगे की सोचेगा और इसी सोच में उससे मिस्टेक हो जाएगा। क्लियर, चलो दिस इज माय राइट आंसर 100%। ओके गाइस, एनी डाउट एनी क्वेरी टिल हियर। चलो आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AIPMT 2004 का क्वेश्चन है, 2004, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, थोड़ा पुराना है। ओके, 2004 का क्वेश्चन है एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहां भी सेम कंसेप्ट के ऊपर नीट ने फेंक के मारा है क्वेश्चन, ठीक है, सेम कंसेप्ट, दैट इज मोमेंटम के ऊपर, p इज इक्वल टू रूट अंडर 2 mk, अ पार्टिकल ऑफ मास। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का 3 सिंपल टेक्निक है जो मैं भी फॉलो करता हूं, ठीक है, रीड द क्वेश्चन, डिकोड द क्वेश्चन, देन अप्लाई कंसेप्ट्स, अप्लाई फॉर्मूला, कैलकुलेट टू गेट द आंसर। ये एक बेसिक मंत्र है, फॉलो। ओके, एंड आई थिंक एवरी अच्छा स्टूडेंट इस फॉलो कंसेप्ट को फॉलो करता है, मंत्र को। सो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, डिकोड करना है, देन कंसेप्ट अप्लाई करना है, फॉर्मूलास अप्लाई करना है, कैलकुलेट टू गेट द आंसर। अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1। सपोज मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m1, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, आई कैन डू। ओके, एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2, एक और पार्टिकल है मेरे पास जिसका मास m2 है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, ये v2 के साथ मूव करेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ ऑफ देम सेम मोमेंटम। देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों का मोमेंटम सेम है, P बोल दिया है सेम, बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज आर डिफरेंट है। तो इसके लिए सपोज मैं मान लेता हूं काइनेटिक एनर्जी यहां इसके लिए E1 है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी E2 है, इवन काइनेटिक रेस्पेक्टिवली। इफ M1 ग्रेटर देन M2, अगर M1 M2 के ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा, M1 ग्रेटर देन M2, एक क्राइटेरिया और बोला है यहां पे, दैट M1 इज ग्रेटर देन M2, मतलब M1 ये ज्यादा भारी है, M2 थोड़ा कम भारी है, M1 इज ग्रेटर देन M2। तो यहां पे गाइस क्या बोला है कंसेप्ट में, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और मोमेंटम और वी कैन से लीनियर मोमेंटम सेम है। सो M1 के लिए M2 के लिए मोमेंटम सेम है, ये सेम है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं P1 इक्वल्स टू P2। P1 क्या होगा, रूट अंडर 2 mk 2 m1, इसका काइनेटिक एनर्जी E1 इक्वल्स टू रूट अंडर 2 m2, इसका काइनेटिक एनर्जी E2, आई कैन से लाइक दिस। ओके,
सो यहां से सारा चीज चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ m1 e1 इक्वल्स टू m2 e2, और यहां से एक चीज और हो सकता है दैट e1 by e2 is equal to m2 by m1. Now guys, if you look very closely, ठीक है, m1 is greater than m2, तो यहां पे नीचे ज्यादा ऊपर कम है, मतलब दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1, ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, और ये अगर लेस देन 1 है तो आई कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं यहां से, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है मतलब e2 ग्रेटर देन e1, ये हम बोल सकते हैं। कैन आई से लाइक दिस, मतलब e1 इज लेस देन e2, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है दैट मींस e1 इज लेस देन e2, आई कैन से दैट e1 इज लेस देन e2, e1 लेस देन e2, यस। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दैट e1 इज लेस देन, तो दिस इज माय राइट आंसर। ये तो देखो मैंने थोड़ा फॉर्मूला लगा के थोड़ा कंसेप्चुअली किया, बट इसका एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं गाइस, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, शॉर्टकट टेक्निक, जस्ट कंसेप्ट से यू कैन आंसर। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नीट में जहां पे नो कैलकुलेशन, नो नीड ऑफ पेन पेपर, जस्ट इफ यू नो द राइट कंसेप्ट यू कैन आंसर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो पार्टिकल, एक का मास m1 है, वेलोसिटी v1, एक का मास m2 है, वेलोसिटी, बट मोमेंटम सेम है, मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv, ये दोनों का सेम है। तो दोनों का सेम कब हो सकता है, देखो मास तो दोनों का अलग अलग है, m1 का मास ज्यादा है, m2 का मास कम है, ठीक है, लेकिन सेम होगा। अगर m1 का मास ज्यादा है दैट मींस m1 का वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी कम होगा, तभी तो सेम हो सकता है। और m2 का मास ज्यादा है, मोमेंटम को सेम, मतलब v1 मतलब वेलोसिटी इसका ज्यादा होगा। अगर इसका मास कम है तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी कम होगा। तो वेलोसिटी, आप देखो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड करता है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, v का स्क्वायर है, मास का पावर 1 है, मतलब मास से भी ज्यादा ये डिपेंडेंट करेगा v पे, वेलोसिटी पे। मास थोड़ा 19-20 भी होता चलेगा, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर लेगा, ठीक है। तो अगर इसका वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी इसका कम होगा, अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मतलब e2 ग्रेटर देन e1, सिंपली विदाउट जस्ट कंसेप्ट से आई कैन टिक, सो आई कैन नो दैट e2 ग्रेटर देन e1, द ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्लियर? थोड़ा ब्रेन का यूज करके कभी कभी हम आंसर दे सकते हो, तो नीट में आपको ऐसे एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पे आप ब्रेन का यूज करके नीट का क्लियर कर सकते हो। तो गाइस नीट जो प्रिपेयर करने को यहां तो हम लोग समझ गए, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे डील करना, बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट 2024 यू कैन फॉलो सम 3-4 टेक्निक्स, 3 पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट आपको क्या करना है, यू टेक चैप्टर वाइज, आपको चैप्टर वाइज लेना है पॉइंट्स, रिवाइज दैट चैप्टर, उस कंसेप्ट को पढ़ना, जैसे मैं एक एक कंसेप्ट लेगा उसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा, कंसेप्ट को करना है। फिर जो क्वेश्चन यहां पे हो चुका है, जो क्वेश्चन हमने करवाया, पहले उस क्वेश्चन को बनाना है बिना देखे, अगर कहीं पे अटक जाओ तो वीडियो को प्ले कर लेना। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको वीडियो देख के लगता है कि मैंने दुनिया में सब कुछ सीख लिया, डायरेक्ट कूद जाते हैं क्वेश्चन में, नहीं बनता है, देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। ओके, पहले जो बनाया है उसको बनाओ बिना देखे, ठीक है, उसको बनाने के बाद आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, थ्योरी आपने पढ़ लिया, देख लिया, फॉर्मूलास आपको पता है, फॉर्मूला आप कुछ कुछ भूल सकते हो, बट वो प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक याद रहता है, रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। ओके, अब आप प्रैक्टिस करो, एक टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन बना जाओ, नेक्स्ट टॉपिक लो उसके ऊपर 10 क्वेश्चन बना जाओ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना लो, कुछ डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस बना लो, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बना लो। सो इफ यू प्रिपेयर इन दिस वे, पार्ट बाय पार्ट, ओके, अगर आप इस वे में प्रिपेयर करते हो तो 2 दिन टाइम लो इस चैप्टर के लिए, 2 दिन टाइम लो उस चैप्टर के लिए, 3 दिन टाइम लो ऐसे करके, कि आज अमन सर ने जो पढ़ा हाफ एन आवर लगेगा, ऑलरेडी आपने वीडियो देखा है, हाफ एन आवर लगेगा आपको रिवाइज करने में, एक बार रिवाइज करो, जो क्वेश्चन मान ले 8-10 क्वेश्चन करवा उसको बना लो, हाफ एन आवर काम खत्म, उसके बाद बुक से थ्रू आप पढ़ लो एक बार, देन जंप इनटू क्वेश्चंस, उसके बाद आप क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी के कुछ 2-4 कांसेप्ट क्वेश्चन बनेंगे, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ डिफरेंट बुक से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ओके, बहुत सारे बुक्स होते हैं नीट के, स्पेशल बुक्स, यू कैन ट्राई फ्रॉम देयर। क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर, और जब आपका थोड़ा प्रिपरेशन 50% जैसा प्रिपेयर हो जाए, लास्ट में 2-3 मिनट टाइम बचे, देन यू गो टू टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज में पूरा टेस्ट दो एक बार। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कैसे टेस्ट दूं? नहीं, कोई मतलब नहीं है, आपने 5 चैप्टर ही पढ़ा, स्टार्ट गिविंग द टेस्ट सीरीज। सपोज 5 चैप्टर से पढ़ के आपका पहले आएगा 10 मार्क्स, जैसे आपने 6 चैप्टर पढ़ लिया आपका आएगा 12 मार्क्स, सॉरी व्हाटएवर 20 मार्क्स। तो जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे यू विल रियलाइज कि आपका मार्क्स भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, प्लस आपको ये भी रियलाइज होगा आप कहां लैग करो, कहां पे आपका मिस्टेक होगा, कहां पे प्रॉब्लम है। इन दिस वे you can prepare, this is the best way to prepare for NEET exam, okay, or any competitive exam. Clear?
चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, इसको हमने कन्वेंशनल मेथड में सॉल्व किया, ब्रेन के मेथड से भी सॉल्व किया, दैट इज ब्रेनी मेथड। आगे बढ़ते क्वेश्चन और देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो गाइस अभी जस्ट राइट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट energy can be converted to work or energy has the capability to do work. Okay, so we can say that work and energy basically the same things, अलग अलग फॉर्म है, like rice and दाल। अब चावल दाल अलग अलग बना लो, दोनों को मिक्स करके खाते हो, एक साथ बना लो तो खिचड़ी बन जाएगा, बट बेसिकली सेम थिंग्स है, फॉर्म्स अलग अलग है। ठीक है, वर्क डन भी एनर्जी है, एनर्जी भी वर्क डन है, सेम थिंग्स है। चावल दाल को आप अलग अलग बनाओ, दोनों को मिक्स करके खाओ, या एक साथ बनाओ खिचड़ी बन जाएगा, बट बेसिकली चावल और दाल ही रहेगा, केमिकल कंपोनेंट्स बाकी जो भी चीज है वो सब कुछ सेम रहेगा, वहां पे सेम थिंग्स है। सो एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या बोलना है गाइस? तो व्हाट इज वर्क डन गाइस? सपोज मैं जब सुबह ब्रेकफास्ट करके, फॉर एन एग्जांपल लेता हूं गाइस, ठीक है, वेरी रफ एग्जांपल, सपोज मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आया, ठीक है, तो मेरे जब मैं यहाँ पे क्लास लेने आया, सो आई हैव एनर्जी, मेरे पास एनर्जी था सपोज गाइस 500 जूल्स, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एनर्जी था, ठीक है, 500 जूल्स मेरे पास एनर्जी था जब मैं यहाँ पे क्लास लेने के लिए आया। क्लियर? अब मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे से लास्ट पास्ट 1 आवर आई एम टेकिंग क्लास, तो मेरा कुछ एनर्जी लॉस हुआ। ओके, सो मेरा एनर्जी कितना, सपोज 100 जूल एनर्जी मेरा लॉस, उससे ज्यादा ही हुआ होगा, बट फॉर एग्जांपल 100 जूल। सो अभी मेरे पास एनर्जी है 400 जूल, सो मेरा एनर्जी कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये एनर्जी कहां गया? दिस एनर्जी कन्वर्ट हुआ वर्क में, जो आपको पढ़ाने में, एक्सप्लेन करने में, राइटिंग, एक्सप्लेनिंग थिंग्स, टीचिंग में। ठीक है, यहां पे ये एनर्जी यूज हो गया, ये एनर्जी काम आया, वर्क डन। दो इट इज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, बट ये वर्क, ये काम करने के लिए एनर्जी खर्चा हो गया मेरा। सो आई कैन से दैट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, मैं ये बोल सकता हूं, और वी कैन सिंपली से दैट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? सो दिस इज नथिंग, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, नाउ अ ब्लॉक ओवर अनदर ब्लॉक। सपोज गाइस मेरे पास एक ब्लॉक है, ट्राई टू इमेजिन हियर। ओके, मेरे पास एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर मान लो और एक ब्लॉक रख दिया मैंने। ओके, अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को किसी फोर्स, एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल फोर्स से खींचता हूं इधर, तो क्या होगा गाइस? कैन यू इमेजिन? नीचे वाले ब्लॉक को मैं इधर खींचता हूं तो क्या होगा? ये ऊपर वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक तो इधर जाएगा, इसका मोशन तो इधर होगा, बट ये ऊपर वाला ब्लॉक किधर जाएगा, राइट और लेफ्ट? यस, कमेंट फास्ट, क्या लगता है राइट और लेफ्ट कहां जाना चाहिए? ऊपर वाला ब्लॉक। मैं नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहा हूं, कैन यू इमेजिन? थोड़ा ट्राई करके देखता हूं अगर पॉसिबल हुआ तो। सपोज मेरे पास 2 ब्लॉक्स है, एक नीचे एक नीचे, ठीक है, सो गिर ना जाए कहीं, ठीक है, मैं नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहा हूं, व्हाट हैपेंड? सपोज देखो यहां पे 2 ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा, आई एम नॉट टचिंग इट, आई एम नॉट लुकिंग एट इट, इज मैं नीचे का ब्लॉक को खींचा, देखो क्या हुआ, ये आगे गया तो ये पीछे गया, क्यों? बट पीछे तो यहां पीछे गया, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यहां पे कोई फोर्स लगना चाहिए था। अगर कोई मोशन में आया है, कोई बॉडी रेस्ट से मोशन है, मतलब देयर शुड बी सम फोर्स, बट यहां तो कोई फोर्स है ही नहीं। मैंने तो फोर्स लगाया नीचे मोबाइल के ऊपर और इसको खींचा इधर, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा है। ओके, यहां से एक फोर्स लगा है इसके ऊपर, मतलब ये अगर इधर जा रहा है तो ये किधर, इसका मोशन किधर है, इधर का डिस्प्लेसमेंट, तो खुद से ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, दैट इज इनर्शिया। अगर ये रेस्ट से मोशन में गया है, मतलब यहां पे कोई फोर्स लगा है, लेकिन फोर्स तो कोई लगाया नहीं किसी ने, ग्रेविटेशन फोर्स तो यहां चलो नीचे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो मैंने इस पे लगाया, तो यहां जो फोर्स लगता है गाइस दैट इज नोन एज स्यूडो फोर्स। यहां जो फोर्स लगा है स्यूडो फोर्स लगा है, क्योंकि न्यूटन्स का लॉ तो इनवैलिड नहीं बोल सकते, गलत तो नहीं बोल सकते, मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स, और जो फोर्स लगा दैट इज स्यूडो, मतलब फेक फोर्स, जो है नहीं बट काम कर रहा है, दैट इज नोन एज स्यूडो फोर्स। एक्चुअली में नहीं है बट इट इज वर्किंग, तो स्यूडो फोर्स लगा। सो इस स्यूडो फोर्स इधर लगा, ये इधर गया, सो फ्रिक्शन कहां हुआ गाइस? फ्रिक्शन, अगर इसका मोशन इधर गया तो फ्रिक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया। तो आई कैन राइट, यहां पे मैं बोल सकता हूं दैट वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ओके, विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। और सपोज गाइस अगर ये अभी इनिशियली इट इज एट रेस्ट, सपोज मान लेते हैं इनिशियली दिस ब्लॉक वाज एट रेस्ट, इनिशियली 0 था, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, so I can say that W pseudo work done by pseudo force plus work done by friction force equals to 0. I can say that work done by pseudo force plus work done by
स्यूडो फोर्स विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे नेगेटिव साइन एक लग जाएगा। ओके, छोटू सा नेगेटिव साइन, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, माइनस। मतलब जो भी वर्क डन होता है वो कन्वर्ट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और अगर हम टोटल इस सिस्टम के बारे में देखें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस वन बाय डन बाय फ्रिक्शन पर सब मिला के जो होगा वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इज इट ओके गाइस? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? और ये वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स चेंज होगा, ठीक है, फोर्स चेंज होगा तो यहां पे गाइस वर्क डन क्या हो जाएगा? यहां पे वर्क डन जो होगा दैट इज एफ एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक वर्क डन है? एक्स आई से लेकर एफ तक इंटीग्रेट कर देंगे वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन। ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिख सकते हैं, कहां से कहां तक? काइनेटिक एनर्जी के फाइनल सॉरी इनिशियल से लेकर फाइनल वैल्यू तक, फाइनल वैल्यू तक। इसको सिंपली आई कैन राइट दैट एफ एक्स डी एक्स एक्स आई से इनिशियल से फाइनल पोजीशन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो दीज आर द बेसिक थ्री कंडीशंस और क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं, या थ्री स्पेशल केसेस वर्क डन एनर्जी थ्योरम का। सो वर्क एनर्जी थ्योरम ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेरीज इन वर्क एनर्जी थ्योरम? वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट गाइस, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कभी कभी वर्क डन का एनर्जी कैलकुलेट करने का आपको भी नहीं देगा, एम नहीं देगा, बोलेगा बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, आपको वर्क डन से निकालना होगा, ठीक है। कभी कभी आपको ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोल देगा, कुछ भी नहीं देगा, ना मास देगा, ना हाइट देगा, ना डिस्प्लेसमेंट देगा, बताओ। तो आपको वर्क डन से, या कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है, ना आपको फोर्स देगा ना डिस्प्लेसमेंट देगा, बोलेगा बताओ निकालो वर्क डन, तो आपको काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन निकालना होगा। क्लियर? देखेंगे इसके क्वेश्चंस कुछ करके। उससे पहले लेट्स डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब गाइस अभी जस्ट हमने ताजा ताजा क्या सीखा? दैट व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इट हैज गॉट सम एनर्जी। मोशन में है तो उसके पास एनर्जी है, लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो भी उसके पास एनर्जी है, ठीक है। अगर आप कुछ कर गए हो तो भी आपके पास एनर्जी, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आपके पास एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर्ड। ओके, सो मोशन में है तो एनर्जी, रेस्ट पे भी एनर्जी है। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ओके, due to its configuration, due to its shape, due to its size is known as potential energy. Let me give an example. Okay, suppose I have this remote, ठीक है, तो ये रिमोट अभी रेस्ट पे, इट इज अबव ग्राउंड से, सपोज ये 5 फीट ऊपर है, माय हाइट इज 6 फीट, तो ये सपोज 5 फीट ऊपर है। ओके, तो 5 फीट ऊपर है ये रिमोट, सपोज 6 फीट ही ले लेता, 6 फीट ऊपर है। तो इफ आई लीव दिस रिमोट, ओके, ड्रॉप दिस रिमोट ऐसे, देखो ये नीचे आया। ओके, सो नीचे आने के लिए क्या हो, दिस इज डूइंग वर्क, फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया है, दैट मींस दिस इज डूइंग वर्क। तो ये वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए? जस्ट हमने सीखा, वी नीड एनर्जी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। किसी भी काम को करने के लिए गाइस हमें एनर्जी चाहिए, एनी फॉर्म में, पढ़ने के लिए, खाने, अपना घर के काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन गाइस कुछ ऐसे काम होते हैं, प्रिपेयर करना है, क्रैक करना है, उसके लिए हमें मोटिवेशनल एनर्जी चाहिए। हमें क्या चाहिए? मोटिवेशनल, कोई होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे। हाँ, यू कैन डू इट, ऐसे करो हो जाएगा, ऐसे करो हो जाएगा। मोटिवेशनल एनर्जी इज द बिगेस्ट एनर्जी आज के टाइम में, ठीक है, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए आपको हर कोई मिलेगा, नीट का पढ़ना नहीं होगा, इससे नहीं हो पाएगा, इसका तो 60% ही आया था 12 में, ये कहां से नीट निकाल लेगा, ऐसे लोग डिमोटिवेट करते हैं। बट मोटिवेशनल एनर्जी, अगर कोई मोटिवेट ना करे तो सेल्फ मोटिवेट करो। देखो क्वेश्चन को कि सर ऐसे क्वेश्चन करा, ऐसे क्वेश्चन आ गया, और मुझसे ऐसे क्वेश्चन बन गए हैं, मतलब जो फ्यूचर में आएगा, इफ आई प्रैक्टिस, स्टिल देयर इज 4-5 मंथ्स टाइम, 3-4 मंथ्स टाइम, इफ आई प्रैक्टिस, तो फ्यूचर में जो क्वेश्चन आएगा वो मुझसे बन सकता है। इफ आई ट्राई, इफ आई प्रैक्टिस, कोई भी रॉकेट साइंस का क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं आया देखा है यहाँ पे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। सो पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो यहाँ पे ये जो नीचे आया, इट हैज डन सम वर्क, इसने काम किया, वर्क करने के लिए एनर्जी कहां से आया इसके पास? इट हैज, ये एनर्जी है ड्यू टू इट्स हाइट mgh, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप। एक और एग्जांपल दिखाता हूं गाइस, देखो ये पेन का शेप देखो, दिस इज स्ट्रेट, द शेप ऑफ दिस पेन इज स्ट्रेट। ओके, सो इफ आई बेंड दिस पेन, अगर मैं इस पेन को ऐसे बेंड कर लूं तो, सो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय कन्फिगरेशन ऑफ इट्स शेप एंड साइज, शेप एंड साइज की वजह से भी एनर्जी होता है, ये भी दिखाता हूं, ठीक है। सपोज एज यू कैन सी द शेप ऑफ दिस पेन इज स्ट्रेट, ये जो पेन है, ठीक है, इसका शेप कैसा है? वेरी स्ट्रेट। बट व्हाट इफ आई बेंड दिस पेन लाइक दिस वे? टूटना नहीं, टूटना नहीं, ठीक है, आई एम बेंडिंग दिस पेन लाइक दिस वे। अब देखो, व्हेन आई चेंज इट्स शेप, जैसे मैंने इसका शेप चेंज किया, इट इज ट्राइंग टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज लेना चाहता है।
एज सुन एज रिमूव द फोर्स इट रिगेन्स इज ओरिजिनल शेप एंड साइज। देखो यहां से यहां तक, ये इस पॉइंट पे फोकस ऑन दिस पॉइंट, ओके। ये पॉइंट यहां पे था, ये पॉइंट यहां आया, मतलब एक फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस मच सपोज डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन हुआ। वर्क डन का लेकिन एनर्जी कहां से आया इसके पास? इस पेन के पास तो कोई एनर्जी था नहीं। तो जैसे मैंने इसका शेप चेंज किया, ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू चेंज इन इट्स साइज, इट हैज एक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। गाइस इसको ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज आई हैव ए बॉटल, वाटर बॉटल है मेरे पास, ओके। द वाटर, दिस वाटर बॉटल हैज अ वेरी डिफिनाइट शेप, इसका शेप बहुत डिफिनाइट है, एज यू कैन सी। But if I press this bottle, I am going to press this bottle, okay? I am changing, I am compressing it. देखो इसका shape change होगा, I am pressing it. काफी slim पतला हो गया, okay? तो I am compressing this bottle. देखो, so when I change the shape of any object, so due to change in its shape, it has acquired some energy, and that energy is capable to do work. जैसे मैं force को हटाऊंगा, it will regain its original shape and size. Clear? देखते हैं। जैसे as soon as I remove the force, देखो, I am removing the force. It will regain again its original shape. तो जब जैसे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन करने की, इट हैज गॉट सम एनर्जी। इसको एनर्जी चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट होने के लिए, वर्क के लिए एनर्जी कहां से आया इसके पास? बॉटल में तो कुछ नहीं है, सिंपल वाटर है। तो जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं या उसको ग्राउंड से कोई हाइट पे होता है, इट हैज गॉट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल में देखते हैं, दिस गाय स्ट्रेचिंग दिस बो, ये इस बो को खींच रहा है, तो देखो इसका शेप एंड साइज चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। जैसे फोर्स को रिलीज करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी में। ये जो एरो है, वेरी ह्यूज काइनेटिक एनर्जी के साथ स्पीड से निकल जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। आई हैव ए स्प्रिंग, ठीक है, एक स्प्रिंग है, आई एम कंप्रेसिंग दिस स्प्रिंग, दोनों साइड से कंप्रेस कर, स्ट्रेचिंग कर गया, स्ट्रेच करो, देखो इसका शेप एक्सटेंड हो गया, साइज एक्सटेंड हो गया, लेंथ एक्सटेंड। और एज सून एज आई रिमूव द फोर्स, जैसे मैंने फोर्स को हटाया, क्या हुआ? इट अगेन रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज फिर से आ गया इसके पास। हाउ इज दिस पॉसिबल? विदाउट एनी एनर्जी, बिना एनर्जी के तो अपना शेप साइज नहीं ले सकता था, मतलब इट हैज गॉट सम एनर्जी। पहले एनर्जी नहीं था, बट जैसे मैंने इसका शेप साइज चेंज किया, इट हैज एक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज गाइस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे भी देख सकते हैं गाइस, ये हैमर, दिस हैमर इज ट्राइंग टू स्ट्राइक ऑन दिस नेल। तो ये देखो, ये नेल अंदर जा गया, बेंड होगा, व्हाटएवर हैपनिंग इन दिस सिनेरियो, बट इफ यू लुक वेरी क्लोजली, ओके, वेरी क्लियरली, कभी कभी गाइस लुक वेरी क्लोजली का मतलब ये नहीं है कि फोन को सामने लाके देखना, ठीक है। लुक वेरी क्लोजली का मतलब नहीं है तो फोन को सामने, लुक वेरी क्लोजली का मतलब ब्रेन खोल के देखो, क्लोजली फ्रॉम योर ब्रेन, दिमाग से देखो। हर चीज आंख से नहीं देखा जाता, दिमाग से देखो। सो गाइस इसकी देखो, हैमर इज एबल टू डू सम वर्क, नेल अंदर जा रहा है, बेंड हो गया, नेल का शेप चाहिए, मतलब दिस हैमर इज एबल टू डू सम वर्क। मतलब इस हैमर के पास कुछ एनर्जी है, इसके पास है, बट एनर्जी कहां से आया इसके पास? सो ड्यू टू, देखो इसका हाइट ऊपर नीचे होगा, सो ड्यू टू, ये देखो हाइट यहां से यहां तक, सो ड्यू टू चेंज इन इट हाइट, इट हैज गॉट एनर्जी। अर्थ के सरफेस के अबव कुछ भी हाइट हो तो उसके पास एनर्जी है, so this is known as potential energy. So let's define potential energy, guys. So potential is the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration, okay, in a conservative force field is known as conservative potential energy. The units and dimension of potential energy same, सबका same है, work, kinetic, potential, okay, as that of kinetic energy. Potential energy can be converted into kinetic energy. Potential energy को हम लोग kinetic energy में convert कर सकते हैं। Like एगो का example मैंने अभी just दिया। Suppose ये जो block है, ये इतने height पे है, ठीक है। So due to this height, ये h height पे है ground से, due to this height it has got some energy. कोई एनर्जी मिला इसे, इसी को बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये इस ब्लॉक को, इस स्टोन को मैं नीचे गिरा दूं, ये वेरी स्पीड के साथ नीचे आएगा, इट इज एबल टू डू सम। नाउ बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज आई हैव ए ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक है, जस्ट इमेजिन, ओके, सपोज एज यू कैन सी मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसका मास क्या है? m, एंड आई वांट टू रेज दिस ब्लॉक अबव अ हाइट एस। तो इस ब्लॉक को मैं ऊपर उठा रहा हूं, इन दिस वे आई एम अप्लाइंग ए फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। सपोज मैं इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहा हूं ऐसे, तो मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तभी ऊपर जाएगा, ओके। तो सपोज इस ब्लॉक को मैं ऊपर उठा के कहां लेके आ गया, ये ब्लॉक आ गया मेरा यहाँ पे, यस, येलो ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ओके। तो ये ब्लॉक आया मेरा पे, कितना हाइट ऊपर उठाइए, सपोज ये गया हाइट, एज यू कैन सी दैट h हाइट ऊपर गया ये, बट यहाँ पे फोर्स कितना होगा गाइस? व्हाट विल बी फोर्स? अब देखो, सपोज ये ब्लॉक 1 kg का है, तो उसको उठाने के लिए मुझे 1 kg फोर्स चाहिए, am I right? जितने का उतना फोर्स चाहिए। सो नीचे इसको कितना, नीचे अट्रैक्शन कितना है इसका? नीचे अट्रैक्शन mg है, तो इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे फोर्स भी कितना चाहिए? भी mg का फोर्स चाहिए।
इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, इसके इक्वल या इससे ज्यादा, बट एटलीस्ट mg, ठीक है। सो आई कैन कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस लिखता हूं फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स क्या mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h हाइट mg h, सो वर्क डन ये हो गया। नाउ दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड और स्टोर्ड इन इट। अब देखो यहाँ पे आ गया, मतलब इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर गया, अब इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये फिर नीचे आ सकता है फुल एनर्जी के साथ। So this work done is stored in this. This work done is stored in this as its potential energy. यही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, तो आई कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mg। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए ब्लॉक ऑफ मास m, कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, इट इज स्लाइडिंग डाउन दिस वे, ये नीचे आ गया, और ये जो हाइट है, दिस हाइट इज आल्सो गिवन एज h, ये हाइट h, तो ये नीचे आ गया विद सम वेलोसिटी, ये ब्लॉक कहां आ गया, नीचे आ गया किसी वेलोसिटी v के साथ, तो नीचे आया, इट इज इन मोशन, मतलब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सो कैलकुलेट करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। तो गाइस यहाँ पे अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा दे, ओके, आई कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम हियर आल्सो, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, मान लो ब्लॉक जब यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आई कैन कैलकुलेट दिस वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है दैट v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs, ये होता है। इनिशियली वेलोसिटी वाज 0, तो v² इज इक्वल टू 2 और हाइट वाज कितना है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली देखें तो 2gh, तो आई कैन से हाफ इनटू m इनटू v², 2gh, हाफ हाफ गया mgh। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी आल्सो इक्वल टू, ये भी इक्वल होगा किसके, इक्वल टू द वर्क डन बाय या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल हो गया, इक्वल हो गया किसके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो यहां भी सेम आ गया, mgh यहां भी था, यहां भी था, आल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया तो भी mgh आया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी मिला, ये एनर्जी कहां से आया, जब यहां पे आया था, यही तो ग्रेविटेशनल, अगर यहां से मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को तो mgh, तो जितना एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था उतना इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। 50 जूल सपोज जब यहां पे था 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन जब ये यहां पे आया वेलोसिटी से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, यही पोटेंशियल mgh पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? कोई अलग से नहीं उड़ के नहीं आया, जस्ट कन्वर्ट होता है, काइनेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल काइनेटिक ऐसा होते रहता है, दोनों का काम है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ऑफ टुडेस क्लास। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और वी कैन से टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, वेदर आई कैन से दैट potential energy plus kinetic energy. So this principle states that if only the conservative forces are doing work on a body, then mechanical energy, that is total energy, kinetic energy plus potential of a system remains constant. किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो गाइस हमको पहले से पता है एक चीज, दैट काइनेटिक एनर्जी जो होता है विल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैं ऐसा बोल सकता हूं, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी सॉरी प्लस होगा, दिस शुड बी प्लस। मतलब ये इक्वेशन ये बताता है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, बट द टोटल सम ऑफ बोथ द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। आई विल एक्सप्लेन इट, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 हो गया, सो आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। मतलब किसी भी सिस्टम में पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम था, मतलब टोटल एनर्जी बिफोर, किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बिफोर एनी प्रोसेस और आफ्टर एनी प्रोसेस इज सेम, पहले जितना है उतना ही होगा, दैट मींस एनर्जी इज कंजर्व्ड, वी कैन नॉट चेंज एनर्जी। ओके, एनर्जी इज कंजर्व्ड, वी कैन नॉट चेंज एनर्जी। यहां पे मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी इनिशियली, टोटल एनर्जी, ये वाला क्या है, टोटल एनर्जी फाइनली। सो गाइस वी कैन से दैट पहले जितना एनर्जी था बाद में भी उतना एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी। हो सकता है पहले काइनेटिक ज्यादा था, पोटेंशियल कम था, बाद में पोटेंशियल ज्यादा हो गया, काइनेटिक कम किया, ये कम ज्यादा हो सकता है, बट द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, दैट इज पोटेंशियल पे काइनेटिक,
पहले जितना था बाद में भी उतना, कल भी उतना रहेगा, परसों भी उतना, 100 साल बाद भी उतना रहेगा. मतलब एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन नेवर चेंज. So that I can say that energy is conserved. Total energy, or we can say mechanical energy of a system is conserved. It can never change. We cannot destroy it or we cannot create it, generate it. ये कभी भी नहीं होगा. ठीक है, चेंज नहीं होगा. किसी प्रोसेस के पहले जितना एनर्जी होगा, प्रोसेस के बाद भी उतना ही एनर्जी होगा. हाँ, काइनेटिक पोटेंशियल कम ज्यादा हो सकता है, बट ये जितना कमेगा वो उतना बढ़ जाएगा. मींस टोटल सेम रहेगा. ओके, तो आई कैन एक्सप्लेन फ्रॉम हियर आल्सो. सपोज यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है. ठीक है, सो आई हैव ड्रॉप दिस बॉल विथ फ्रॉम ए हाइट h. इस बॉल को मैंने h हाइट से ड्रॉप किया है. ठीक है, ये हाइट कितना है मेरे लिए h. तो एट पोजीशन a व्हाट इज माय पोटेंशियल एनर्जी? क्या है गाइस पोटेंशियल? ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. एट पोजीशन a पोटेंशियल एनर्जी इज m. सपोज ये जो ब्लॉक बॉल है इसका मास m है, mgh. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सो ड्यूरिंग ड्रॉपिंग इनिशियल वेलोसिटी u 0 होता है. इफ यू नो u इज 0 ड्यूरिंग ड्रॉपिंग, सो ये हो जाएगा 0. सो टोटल एनर्जी हो गया मेरे पास mgh प्लस 0 आ गया mgh. क्लियर ना? मान लो बॉल थोड़ा नीचे आ गया है. बॉल क्या हुआ? थोड़ा नीचे आया. कितना नीचे आया? सपोज x डिस्टेंस बॉल नीचे आ गया. नाउ बॉल इज एट पोजीशन b. अब इस कंडीशन में देखते हैं एनर्जी कितना होगा. तो यहां पे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. पोटेंशियल एनर्जी मास तो वही. अब इसका हाइट कितना है ग्राउंड से? पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन हाइट फ्रॉम ग्राउंड. तो ये x है, ये h है, तो आई कैन से दैट h माइनस x. ये वाला हो जाएगा h माइनस x. तो mg h माइनस x. काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? नाउ इट हैज एक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक, क्योंकि अब ये मोशन में आ गया. यहाँ पे किसी वेलोसिटी के साथ आ गया, तो यहाँ पे लग जाएगा हाफ m v स्क्वायर. ये v को पता करना होगा क्या होगा. तो v के बारे में अगर बात करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs. v आई हैव टू कैलकुलेट. u इनिशियली वेलोसिटी वाज 0, तो ये हो गया मेगा 0. 2g तो gs. कितना डिस्टेंस नीचे? अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है. यहां से यहां h डिस्प्लेसमेंट आया 2gx. तो हाफ m इंटू 2gx. तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी आ गया मेरे पास 2g. 2 तो 2 तो गया, 2 गया काम से mg. इफ अगेन आई वांट टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी, मैं कैलकुलेट करो, दैट मींस क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. फिर से मैं कैलकुलेट हो कितना आएगा. पोटेंशियल एनर्जी कितना था? mg h माइनस x प्लस mgx. देखते हैं ये कितना आएगा. सॉल्व करते हैं. mgh माइनस mgx प्लस mgx. ये दोनों काम से गया, दैट इज mgh आ गया. सेकंड कंडीशन में भी देखो टोटल एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल अलग अलग आ गया, बट इन सेकंड कंडीशन भी सेम है. ओके, अब बॉल थोड़ा और नीचे आया. मान लो बॉल अब सी पोजीशन पे है. इस पोजीशन पे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना है. अब देखो हाइट 0 हो चुका है. mg इंटू 0 एकदम ग्राउंड पे आकर टच कर गया बॉल. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे. फुल वेलोसिटी के साथ यहाँ पे आकर स्ट्राइक करेगा. ओके, सो हाफ m, ये v डैश बोल देते हैं, v डैश का स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे हाफ m v डैश का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूं. तो ये हो गया v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2gs. तो v डैश का स्क्वायर आ जाएगा u स्क्वायर. u तो 0, इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी 0 था. यहाँ पे 2gs. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? यहां से यहां तक h हुआ. टोटल हाइट h था 2gh. तो ये वेलोसिटी हमको काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया? v डैश का स्क्वायर इंटू 2gh. 2 गया, ये आ गया mgh. So again guys you can see, again हम देख सकते हैं टोटल एनर्जी इस कंडीशन पे भी, जब नीचे आकर स्ट्राइक किया, जब ऊपर था एकदम, जब बीच में था, नीचे था, या किसी भी पोजीशन पे था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक. देखो पोटेंशियल एनर्जी हर जगह अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी हर जगह अलग अलग है, बट द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे आ गया mgh, बट द टोटल एनर्जी इज ऑल ओवर सेम. कोई भी जगह हो, यहां भी mgh मिला, इस पोजीशन पे भी mgh मिला, और इस पोजीशन पे भी mgh मिला. So we can conclude that the total energy of a system remains same, remains constant. Clear? Now, एक last question करेंगे guys, last but not the least, and the question is very important and conceptual. 2021 recent आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है 2021 का. देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है. बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ओके, A particle is released from height s. Suppose एक बॉल है, s हाइट से उसको रिलीज किया गया. This height is s. Okay, from the surface of earth, अर्थ के सरफेस से. Okay, it is as at a certain height. Okay, its kinetic energy is 3 times of its potential energy at a certain height. मतलब जब बॉल सपोज यहाँ पे कहीं है, at a certain height, इस हाइट पे,
यहां पे क्या बोला है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी है। इज इट ओके? द हाइट एट अ सर्टेन हाइट, मान लेते हैं ये हाइट x है, दिस हाइट इज x, सो द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, मतलब ये हाइट मुझे कैलकुलेट करना है, x इज माय क्वेश्चन मार्क, और यहां पे जो वेलोसिटी ये तो u जीरो होगा यहां पे, दैट v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों मुझे कैलकुलेट करना। ओके, सो हाउ कैन आई कैलकुलेट x? काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लगा लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यहां पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगा mgx। ओके, सो 3mgx, और काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगा गाइस? व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी हियर? अब ये यहां से यहां आया, ठीक है, यहां से यहां आया है, तो इसके लिए मैं निकाल लेता हूं यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ है mv, v का के लिए हम लोग निकाल लेंगे v स्क्वायर, ये 0 ये v। ओके, सो 2g, ये हाइट हो जाएगा s, काइनेटिक एनर्जी हो गया 3mgx, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 3mgx है। अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू तब क्या है, mgx है, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, mgx है, ऐसे बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल पोटेंशियल, अच्छा 3 टाइम्स बोला यहाँ पे, सो टोटल पोटेंशियल 3 टाइम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgs है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgs हियर, तो काइनेटिक एनर्जी 3mgx, मतलब 3mgx पोटेंशियल 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा है, 3mgx, मतलब ये हो जाएगा, यहां से इक्वेशन में ये लिख सकता हूं, दैट mgx हो जाएगा, यहां से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, s/4 s/4 s/2, सारे ऑप्शंस s/4 है, s/2 नहीं है। आई कैन राइट mgs पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 4mgx, तो फ्रॉम दिस इक्वेशंस आई कैन राइट दिस, इसको मैं थोड़ा लिख सकता हूं। ओके, तो mgs पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स है, तो मैं यहां से इक्वेशन लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी देखो 3 टाइम्स 4mgx, तो यहां से mg गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, s/4, तो s/4 तो मुझे मिल गया समहाउ, ठीक है, चलो ये s/4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ऑप्शन सी मेरा गया। अब देखना है वेलोसिटी क्या है, व्हाट विल बी वेलोसिटी, ओके, व्हाट विल बी वेलोसिटी क्या होगा, या हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, कन्वेंशनल मेथड से भी थोड़ा जा सकते हैं यहाँ पे, तो कन्वेंशनल मेथड से अगर जाए तो एट ए पोजीशन ए है, सपोज ये पोजीशन बी है, सो एट ए पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgx s था, और काइनेटिक एनर्जी क्या था, यहां पे 0 था, सो टोटल एनर्जी क्या था यहाँ पे, टोटल एनर्जी mgs प्लस 0 इज इक्वल टू mgs एट पोजीशन बी। एट पोजीशन बी पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg, हाइट अभी x है x, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, नाउ यहाँ पे क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल इस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा मैं, तो अभी क्या है 3 इंटू mgx। नाउ यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा देख लेते हैं, टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, सो यहां से मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या आया mgx इस एट पोजीशन बी पे, काइनेटिक एनर्जी क्या आया 3mgx, सो टोटल एनर्जी यहां पे आ गया 4mgx। अब देखो इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी जितना होगा, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पे जितना होगा यहां पे भी उतना होगा, सो दोनों का अगर इक्वल कर दे, ओके 1 2, यहां पे देखो फ्रॉम 1 2 मैं दोनों को इक्वल कर देता हूं, थोड़ा शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट जाते हैं टू एक्सप्लेन यू, फ्रॉम 1 एंड 2 इफ दिस टू आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो ये आइकन यहां से मुझे s4 मिल गया। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। नाउ आई हैव टू यूज अ डिफरेंट इक्वेशन, यहां पे मुझे क्या पता है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मुझे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू है किसके इक्वल है 3mgx, ओके 3mgx, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3mgx, m गया, ओके v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, v इक्वल हाफ v स्क्वायर, यस 3mgx, और x का वैल्यू भी हम पुट कर देंगे यहाँ पे, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 3g, x का वैल्यू s/4 पुट कर सकते हैं, ये थोड़ा मैं इधर लिखता हूं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ओके,
सो यहां से 2 से 2 गया, दैट इज 2 आ जाएगा, तो v स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 3gs/2। v का वैल्यू यहां पे आ जाएगा रूट अंडर 3gs/2 ऑल ओवर रूट है, होल ओवर रूट। ये सो ऑप्शन डी शुड बी माय राइट आंसर गाइस, ये वाला मेरा सही आंसर होगा। क्लियर क्लियर। यहां पे देखो मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, कंजर्वेशन एनर्जी का। इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाला और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाला। इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी आया mgs, इस पॉइंट पे आया 4mgs, दोनों की इक्वल कर दिया। आई हैव कैलकुलेटेड द x का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या का वैल्यू क्या है 3mgx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, और x का वैल्यू यहां से मैंने पुट कर दिया, तो फ्रॉम हियर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v। तो दोनों को मिलाकर जो ऑप्शन बनता है वो ये बनता है। ओके, अगर कैसा ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे पहला और ऑप्शन ज्यादातर देखो यहाँ पे तीनों सेम है, सो इट्स बेटर कि पहले आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कैलकुलेट तो आपको राइट आंसर का समझ में आ जाए, क्योंकि पहले आप अगर एक्स कैलकुलेट करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन अभी भी है, ठीक है, 3 ऑप्शन है, तो अभी भी आपको वी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन आप पहले वी कैलकुलेट कर लेते हो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको एक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वी देखो सबका अलग अलग है। तो आपका भी अगर ये आया दैट मींस ये ऑप्शन होगा, इसको नहीं कैलकुलेट करने से भी चलेगा। क्लियर। सो होप दिस क्लास इज क्लियर गाइस। इफ यू लाइक दिस क्लास, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन पसंद आया है तो। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही गाइस, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर एंड यस, if you like this video, if you learned something from today, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।